हेयर ट्रांसप्लांट ये एग्जैक्टली अगर आप थोड़ा सा बता सके मुझे, क्या है ये टर्मिनोलॉजी? जनरली हमारा 50% या मोर देन 50% अगर हमारे हेयर होते हैं स्काल्प के ऊपर, तो हमारा जो लुक है वो मेंटेन रहता है। लेकिन अगर आपका हेयर लॉस मोर देन 50% हो जाता है, तो जो एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं ना, हमारा लुक मेंटेन नहीं रख पाते। तो वहाँ पर क्या होता है कि रोल आता है हेयर ट्रांसप्लांट का। देयर आर मल्टीपल शैम्पूज जो ये क्लेम करते हैं कि हम आपके बाल वापस ले आएंगे, क्या आ सकते हैं इन सब तरीकों से? कोई भी शैम्पू आपका हेयर ग्रोथ नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर एक आदिवासी हेयर ऑयल करके चीज़ है, वो तो क्लेम करती है कि आपके बाल हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा देंगे। सो क्या आदिवासी हेयर ऑयल ये काम का है? क्वेश्चन ये होता है कि क्या वो चीज़ आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगी? नो। तो साइंस और सिम्टम्स क्या हैं जब किसी इंसान को रियलाइज हो जाना चाहिए कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है? इन जनरल 50% हेयर लॉस और ज़्यादा होना, एज 24-25 साल तो होना चाहिए। थर्ड है कि आप मेडिकली फिट होना जरूरी है आपका। सो टर्की के पीछे का क्या रहस्य है? आपके यूके एंड यूएस वालों के लिए आई थिंक टर्की काफ़ी अच्छा प्लेस हो सकता है ट्रांसप्लांट के लिए। इंडियन में इतने अच्छे डॉक्टर हैं, वेरी गुड डॉक्टर्स आर देयर, क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। सर अगर आपने इस चीज़ को थोड़ा सा रीड किया हो तो क्या एग्जैक्ट रीज़न रहा था उस पर्टिकुलर डेथ का, अगर मैं बात करूँ? देखो उस केस के बारे में तो हेलो, आई एम डॉक्टर जहांगीर, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट ईस्टर्न क्योर, एंड आई एम राइट नाउ विद रोहन। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, सो हैप्पी टू हैव यू। थैंक यू सो मच रोहन। और मुझे लगता है आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, क्योंकि मेरे घर में ये बात होनी स्टार्ट हो गई है, रोहन कुछ कर, तेरे बाल यहाँ से जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल रोहन, काफ़ी बार मैंने देखा है इस जो टाइम है काफ़ी हेयर लॉस ज़्यादा होता है लोगों को। एंड ये जो मौसम है अभी, जो मानसून का मौसम, उसमें भी ज़्यादा हेयर लॉस होने का चांसेस रहता है। और ओब्वियसली एक एज के बाद में कुछ हेयर लॉस सबका हो ही जाता है। नहीं अभी उतनी एज नहीं हुई सर मेरी। कितनी एज है अभी आपकी? मतलब सही है, ठीक ठाक 30 के अराउंड। 30 के अराउंड है ना। देखिए हम हॉर्मोन्स का जो असर होता है ना, ये मान के चलिए अराउंड 18-19 ईयर्स के आसपास होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद हमें थोड़ा लकी होना पड़ता है कि अगर हमारे साथ जीन्स होते हैं, ज़्यादा एक्ट नहीं करते हमारे स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर, तब तो ठीक है, इट्स ओके, देन वी कैन मेंटेन अवर लुक। अदरवाइज मैंने देखा है कि इस मौसम में, ये इस टाइम के अंदर ऑलमोस्ट 22-23 साल के आसपास भी लोगों के काफ़ी हेयर लॉस हो जाता है। ओके, तो ऑब्वियसली एक स्लो प्रोग्रेस होता है हेयर लॉस में। ओके, तो उसको मेंटेन करना जरूरी होता है। तो सर आप अपने बालों से खुश हैं? मतलब आपके बाल सही? आई थिंक मेरा एज आपसे काफ़ी ज़्यादा है, तो आई थिंक ठीक है मेरे बाल अभी तक। तो आई थिंक आप कैसे समझ रहे हो मेरे बाल? ठीक है? नहीं मतलब मेरे हिसाब से तो आप बढ़िया लग रहे हैं, आपके बाल। ठीक है, थैंक्स सो मच। ये जो इधर से जाता है सर, जैसे ये देख रहे हो, ये दोनों साइड, इसको बोलते हैं हेयर लॉस। हाँ। या मुझे लगता है ऐसा, मैं जैसा रिकॉल कर पा रहा हूँ, पहले यहाँ थे मेरे हल्के हल्के बाल, अभी ये थोड़ा सा ना गायब हुआ है इधर से। तो देखिए चलो कुछ इमेजिन करो, सॉरी एग्जामिन करना आप थोड़ा सा। एग्जामिन करो। ओके, क्या हो रही है? एक सेकंड सर। सर यस, देखिए 2-3 बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं कि हेयर फॉल होता क्या है। एक होता है हेयर फॉल, एक होता है हेयर लॉस, एक होता है हेयर डैमेज। आपने काफ़ी बार, हम कभी कभी कोई सा वर्ड कहीं यूज़ कर लेते हैं, बट वास्तव में होता क्या है कि हेयर फॉल मतलब है कि एक विजिबल शेडिंग होना आपका हेयर का, उसको बोलते हैं हेयर फॉल, जो कि आपका नॉर्मल भी हो सकता है और एक एबनॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल हेयर फॉल का मतलब ये होता है कि आपका इन जनरल जो हेयर होता है ना, एक साइकिल फेज में होता है। मतलब कि ग्रो होता है सबसे पहले, उसके बाद में स्टेबल होता है, उसके बाद फॉल हो जाता है। तो जनरली जो ग्रोइंग फेज होती है ना हमारे हेयर की, वो होती है रफली 3 to 5 ईयर्स के आसपास, और उसके बाद में वो हेयर फॉल हो जाता है। तो अगर ये नॉर्मल चल रहा है तब तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा हेयर फॉल है वो ज़्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल हेयर फॉल। और उसके बाद में हमारा आता है हेयर लॉस, एक्सेसिव, और कह सकते हैं कि एबनॉर्मल हेयर फॉल देयर आल्सो कैन कॉज हेयर लॉस, जो कि यहाँ दिखता है, जो कि आपके और मेरे थोड़ा बहुत हो चुका है, राइट। और इसके बाद में क्या होता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि वहाँ पर आपका स्कल विजिबल होता है एंड हमें लगता है कि हमें थोड़ा गंजापन आ रहा है। तो आपके जो ये मेरे जो थोड़ा बहुत हो रहा है, इसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस, जो कि हार्मोन्स की वजह से होता है। और हमारे हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसको बोलते हैं सेक्सुअल हार्मोन्स। दैट सेक्सुअल हार्मोन्स कैन एक्ट ऑन द हेयर एंड दैट कैन डैमेज द हेयर रूट्स। वो 2 तरह से काम करते हैं। एक तो होता है कि हमारा हेयर को थिनिंग करता है, और सेकेंड होता है कि हमारे हेयर को धीरे धीरे आपका जो है हेयर लॉस ज़्यादा करते हैं, ग्रोथ कम कर देते हैं। सर मेरी वाइफ ने बोला था कुछ भी बात हो उससे पहले मेरे लिए एक सवाल पूछ लेना, तो मैं उसका एक सवाल लेके आया हूँ। जी जी जी। वो डाइसन का हेयर रैप यूज़ करती है। हाँ। तो उसने मुझसे ये बोला कि सर से ये पूछना है कि जो हम एयर रैप्स यूज़ करते हैं या फिर हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, ठीक है, इससे भी बाल डैमेज होते हैं या इससे भी हेयर लॉस होता है? देखिए इससे हेयर फॉल और हेयर लॉस तो नहीं होने वाला, लेकिन उससे हेयर डैमेज जरूर हो सकता है। हमारे जो हेयर होते हैं ना, उस पर क्यूटिकल एक लेयर होती है। अगर हम इस पर कुछ भी काम करते हैं, जैसे कोई हीट या कोई इस तरह कोई ट्रीटमेंट करते हैं जो कि जनरली क्यूटिकल डैमेज कर सकता है, तो उसके बाद में आपका हेयर डैमेज होने का चांसेस रहता है, लेकिन उससे हेयर फॉल नहीं होगा। देखिए हेयर फॉल एक इंटरनल कंडीशन है। अगर हम बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि हार्मोन्स का असर हो गया हमारे बॉडी पे, या कोई डेफिशिएंसी हो गई, या फिर जैसे कोई डिजीज़ हो गई किसी तरह की, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से हमारा हेयर फॉल हो सकता है, एक्सेसिव हेयर फॉल हो सकता है। लेकिन हेयर डैमेज का पार्ट मतलब हम हेयर के ऊपर कुछ भी कर रहे हैं, दैट कैन कॉज द हेयर डैमेज पार्ट।
बट करते हैं ये एयर रैप्स और हेयर ड्रायर्स डैमेज देखो करते हैं? डैमेज तो करते हैं डेफिनेटली, लेकिन कितना डैमेज होता है, कितना डैमेज दिखता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे हेयर हो किस स्टेज के अंदर है। देखिए अगर आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, मोटे हैं, तो इट्स ओके, वो जो ट्रॉमा होता है वो सहन कर सकते हैं हमारे हेयर। लेकिन अगर आपके हेयर ऑलरेडी वीक है बहुत ज़्यादा, तो फिर डेफिनेटली आपको जैसे आप कुछ करोगे तो वो नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर वो हेयर आपका ब्रेकेज होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरी लेंथ हेयर की कुछ कम हो गई है, तो ये होने का चांसेस रहता है। तो सर मैं भी रोज़ ऐसे ड्रायर यूज़ करता हूँ बाल सेट करने के लिए, तो उसका भी रीज़न हो सकता है कि यहाँ से जा रहे हैं बाल? नहीं नहीं, देखो ये वाला पार्ट जो होता है वो है मेल पेटेंट बाल्डनेस का, ये तो आपने बता दिया कि हार्मोन की वजह से जा हॉर्मोन्स रहे की हैं। वजह से हो रहा है। लेकिन आप कुछ भी करोगे इसके ऊपर तो वो हेयर डैमेज कर सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि मेल के अंदर हम बाल लंबे नहीं रखते, तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे कोई डैमेज होता है हमारे नए बाल आ जाते हैं वापस। लेकिन फीमेल में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फीमेल्स हमेशा बाल लंबे रखती है, Right. और उसके बाद में अगर बीच में से कहीं डैमेज हो गया हेयर तो नीचे वाला बाल टूट जाएगा उनका, हाँ, तो उनकी लेंथ कम हो जाएगी उनकी, है ना। तो अगर हम थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, मिनिमल यूज़ करते हैं, तो इट्स ओके। राइट। लेकिन एक्सेसिव कोई भी चीज़ होती है वो अच्छी नहीं होती, राइट। सर बालों का ना मुझे एक और चीज़ पूछनी है। आजकल मैंने ऐसा देखा हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि बाल ना ग्रो ही नहीं हो पा रहे। ग्रो नहीं पा रहे, अगर मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बाल देखूं, ठीक है। माय ग्रैंड मदर इज़ 82, उनके बाल ना घुटनों तक हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे 82 की एज में भी ना उनके बाल काले हैं, अच्छा, सफ़ेद भी नहीं, मतलब बहुत रेयर है कि आगे आगे से थोड़े सफ़ेद हो गए, ओवरऑल बाल काले हैं उनके। ठीक है, सो वो भी हमारे साथ ही रह रही है, दिल्ली के पोल्यूशन में वो भी पूरा दिन अपने काट रही है। ठीक सो है। उनके बाल कैसे अभी तक इतने स्ट्रांग है और हमारे क्यों इतने वीक रह रहे हैं? देखिए क्या होता है कि पुराने ज़माने के अंदर होता क्या था, जैसे एग्जांपल कि उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था, ओके, और उनके जो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, ओके। तो जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक हेयर लॉस जो कि हार्मोन्स की वजह से होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है इन जीन्स के ऊपर हमारे जो लाइफस्टाइल होता है ना उसका भी फ़र्क पड़ सकता है, और उसकी वजह से हमारा हेयर लॉस ज़्यादा होता है। इस मेडिकल कंडीशन को बोलते हैं एपीजेनेटिक। ठीक है। तो जेनेटिक तो हमने सुना है, अब आप एपीजेनेटिक भी रखिए। तो हमारा अभी एपीजेनेटिक पार्ट है ना वो ज़्यादा हो गया है, ओके। जैसे कि स्ट्रेस पार्ट हो गया, खान पान हो गया हमारा, ठीक है। ये मान के चलिए अगर फेसबुक पे एक लाइक भी नहीं आता ना तो हम स्ट्रेस ले लेते हैं, तो दैट इज कॉज ऑफ द हेयर लॉस। इसको बोलते हैं एपीजेनेटिक। ठीक है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं ना उनमें एपीजेनेटिक पार्ट बहुत कम था। हाँ जेनेटिक था, ठीक था, ठीक है। जेनेटिक की वजह से हेयर लॉस पहले भी होता था, अभी भी होगा, अभी भी हो रहा है, अभी आने वाले टाइम में भी होने वाला है। लेकिन एपीजेनेटिक जनरली क्या होता है कि आपका बढ़ने वाला है, स्ट्रेस वाला पार्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखा आपने पिछले 10-20 सालों में देखा। तो कह सकते हैं कि आपका हेयर लॉस ज़्यादा होने के चांसेस रहता है आगे। राइट। हाँ, तो हमारे से जो पहले जनरेशन थी ना जो है वो है, उन्होंने सही लाइफ जिया है, अच्छे बालों के साथ जिया उन्होंने, ये मान के चलिए। सर एक चीज़ और है ना, वो भी बाल ही है, लेकिन उससे ना ये मर्द थोड़े परेशान रहते हैं, वो होते हैं दाढ़ी के बाल। दाढ़ी वाले बाल, हाँ। अब आप देखो मेरे यहाँ तक सारे सही है, ठीक है, ठीक इधर है। घूम जाते हैं, हाँ हाँ, या देखो आप अलग सा है थोड़ा शेप ना, इधर ठीक तो है, सही है। ठीक है, इधर के ना बाल हमेशा मुझे ना या तो घूम जाएंगे या कहीं पे ज़्यादा आएंगे, कहीं पे कम आएंगे। ठीक है। तो इसका क्या रीज़न है कि आधे चेहरे पे तो सही आते हैं बाल दाढ़ी के और आधे पे कम आते हैं? देखिए देखिए होता क्या, जैसे एग्जांपल ये वाले जो हेयर होते हैं ना हमारे, वो एक अच्छे डायरेक्शन में होते हैं आपका, ओके। तो फ्रंट की डायरेक्शन अच्छी होती है, उसके बाद में बैक में नीचे होती है। लेकिन जो दाढ़ी के बाल होते हैं ना ये हमेशा आप देखोगे ना कि हल्का सा टर्न करते हैं इस एरिया के ऊपर, ओके। आपने देखा होगा ये वाला जो एरिया होता है ना यहाँ पे बाल आपके रिवर्स होते हैं, कैन यू बिलीव इट, रिवर्स हेयर होते हैं ये वाले, यहाँ पे नीचे होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो हेयर की जो डायरेक्शन होती है ना वो चेंज हो जाती है आपके बियर्ड में स्पेशली, और ये एरिया बहुत छोटा है और विजिबल भी है। चेंज तो यहाँ भी हो रहा है, आपके वल्स होते हैं, देखो आपके वल है, हर किसी के वल्स होगा, लेकिन वो ज़्यादा विजिबल नहीं होते क्योंकि वो पीछे चला जाता है। राइट। कोई भी चीज़ अगर आपके फेस पे ज़्यादा होगी ना दैट विल बी मोर विजिबल, ओके। वो हमें आपको मतलब बॉदर करेगी। तो ये बाप के बाल ठीक है यहाँ पर, लेकिन वो डायरेक्शन में अलग है आपके, हाँ, राइट। तो इनको सीधा करने का कोई तरीका होता है? इनको सीधा करने का तरीका नहीं है, सही बताऊँ। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये वाला जो एरिया होता है ना ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, बिकॉज हम जब शेविंग करते हैं ना तो यहाँ पर डैमेज होने का चांसेस रहता है, स्किन के डैमेज होने का, तो उसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन होता है। तो अगर ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर हो रहे हैं, लगता है कि ज़्यादा नीचे हैं, तब इस एरिया को हम लेजर हेयर रिडक्शन से रिमूव कर सकते हैं। तो ये वाले हेयर परमानेंट आपके कम हो जाएंगे। तो इसका कुछ नहीं हो सकता? इसका नहीं हो सकता कुछ। फिर ये तरीका है जैसे आपने शेव कर रखे हैं, मैं भी शेव हाँ, करूं। शेव करना पड़ेगा, ये ट्रिम करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए स्पेसिफिकली हमने चीज़ प्लान भी करी थी, हाँ हाँ, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। ठीक है, हेयर क्यों जाते हैं उसके बारे में तो हमने थोड़ी बात भी करी और डिटेल में बीच बीच में बात करते भी रहेंगे। ठीक है। बट हेयर अगर चले गए तो वापस से लाइफस्टाइल को कैसे नॉर्मल किया जाए, क्योंकि आई फील कि जब आपके बाल जाते हैं ना तो उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी जाता है। बिल्कुल। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके बाल थोड़े से भी कम हो रहे होते हैं या नहीं होते, तो वो हमेशा ना एक कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, छुप के रहना, ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाना। सो इस टाइम पर ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाया जाए, राइट। एंड आई थिंक वहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
टू ब्रिंग बैक योर कॉन्फिडेंस और वापस से आपकी वो नॉर्मल ज़िंदगी पे आप आ सको. राइट. सो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप आप एक्स एम्स हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी रह चुके हैं, आप अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड स्पेशली आप दिल्ली टू चेन्नई तो पूरा हिंदुस्तान आपने नाप दिया है काम करते हुए. सो हेयर ट्रांसप्लांट ये एग्जैक्टली अगर आप थोड़ा सा बता सके मुझे, क्या है ये टर्मिनोलॉजी? देखिए रोहन, क्या होता है जनरली हमारा 50% या मोर देन 50% अगर हमारे हेयर होते हैं स्काल्प के ऊपर, तो हमारा जो लुक है वो मेंटेन रहता है. लेकिन अगर आपका हेयर लॉस मोर देन 50% हो जाता है, तो जो एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं ना, हमारा लुक मेंटेन नहीं रख पाते. तो वहाँ पर क्या होता है कि रोल आता है हेयर ट्रांसप्लांट का. नो डाउट उन बालों को बचाना ज़रूरी है, लेकिन होता क्या कि जैसे कि हमें एक्स्ट्रा बालों की नीड होती है हमारे स्काल्प को बचाने के लिए या फिर उसको छुपाने के लिए. ओके, तो वहाँ पे रोल होता है हेयर ट्रांसप्लांट. तो हेयर ट्रांसप्लांट में होता है कि बेसिकली इज़ वेरी सिंपल प्रोसीजर, जिसमें क्या करते हैं कि हम बैक ऑफ स्काल्प के ये वाले जो हेयर होते हैं ना, यहाँ के बाल निकाल के फ्रंट पे लगा देते हैं. गुद्दी के? हाँ, गुद्दी के तो ये वाला बाल निकाल के यहाँ पे लगा देते हैं आपके लिए. ठीक है. और आपने देखा होगा कि जो 70-80 ईयर्स के जो लोग होते हैं उनके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पर. क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि यहाँ पे हार्मोन का असर नहीं होता है. देखिए ये वाला जो एरिया होता है इसमें हार्मोन का असर होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट. ठीक है ना. तो यहाँ के बाल निकाल के यहाँ लगा दे तो ये वाले बाल ज़्यादा चलते हैं हमारे. ओके, तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ के बाल निकाले और यहाँ लगा दिए तो आपका लुक वापस रिस्टोर होता है. तो हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली इज नॉट काइंड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन. जैसे आपने बताया कि कॉन्फिडेंस कम होता है, तो इस काइंड ऑफ है रिस्टोरेशन ऑफ द कॉन्फिडेंस. ओके, लेकिन सर हेयर ट्रांसप्लांट से पहले का प्रोसेस क्या होता है? आई मीन कि क्या बिना ट्रांसप्लांट के भी बालों को रीग्रो करना पॉसिबल है? देखिए जहाँ पर बात करें रूट्स की, अगर आपके रूट्स जब तक हैं तब तक हम कुछ मेडिसिन से, कुछ थेरेपी से आपके बाल बचा सकते हैं, कुछ हद तक बचा सकते हैं. लेकिन अगर आपका जैसे मैंने बताया कि 50% ज़्यादा हेयर लॉस हो जाता है तो बचाया तो जा सकता है, लेकिन अगेन 50% हेयर लॉस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो गया तो लुक मुश्किल हो गया हमें रखना. ठीक है, तो ऐसी स्टेज के अंदर तो हेयर ट्रांसप्लांट बनता ही बनता है. अगर बात करें मेडिसिन वगैरह की कि कैसे कोई मेडिसिन होती है जो कि हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकती है, तो कुछ नो डाउट कुछ मेडिसिन होती है जो हमारे ग्रोथ को बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे हेयर परमानेंटली अच्छे से बने रहेंगे. हार्मोन का असर हमेशा होता ही होता है और कहीं ना कहीं ऐसा इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हार्मोन्स का, तो जिसकी वजह से हमें हेयर लॉस होता रहेगा. कह सकते हैं कि आपका हेयर लॉस होता है ना, उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, कंप्लीट बंद नहीं किया जा सकता. राइट. लेकिन सर जब बाल चले जाते हैं ना तो घर वाले जाग जाते हैं, तो उनका ये होता है कोई दिक्कत नहीं है, हम ये चीज़ें बताएंगे, ये चीज़ें करो, इससे बाल वापस आ जाएंगे. जिसमें अलग अलग तरह के तरीके होते हैं. कोई बोलता है हेयर पे आप प्याज का पानी लगा लो. ठीक है. कोई बोलता है लहसुन घिस लो. मैंने अंडे तक सुना है कि अंडे लगा सकते हो आप. एंड देन देयर आर मल्टीपल शैम्पूज जो ये क्लेम करते हैं कि हम आपके बाल वापस ले आएंगे. तो ये क्या तरीका है? मतलब क्या आ सकते हैं इन सब तरीकों से? प्याज घिस लूँ मैं, आ जाएंगे वापस? देखिए इसमें हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा हेयर लॉस क्यों हो रहा है. जब तक हम उस कॉज पे काम नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा ट्रीटमेंट नहीं होने वाला. ओके, इन जनरल क्या होता है कि हमारे हेयर लॉस के अलग अलग कॉजेज होते हैं. जैसे हमने डिस्कस किया कि एक मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है जो कि हार्मोन्स की वजह से होता है. सेकंड, कभी कभी कुछ डिजीज़ वगैरह होती है वो आपके हेयर लॉस ज़्यादा कर सकती है, जैसे थायराइड की, डायबिटीज़, ये कंडीशंस आपके हेयर लॉस कर सकती है. कभी कभी हेयर की डिजीज़ होती है खुद की, जैसे एलोपेशिया एरिएटा, एक LPP नाम की कंडीशन होती है, तो उसकी वजह से हेयर लॉस होता है. डेफिशिएंसीज, बॉडी में कुछ कमी हो रही है, जैसे आयरन कम हो रहा है या फिर विटामिन B12 कम हो रहा है, D3 कम हो रहा है, दैट ऑल्सो कैन इंड्यूस द हेयर लॉस. और उसके बाद में कोई भी क्रोनिक कंडीशन, जैसे कि अगर कोई फीवर आ रहा है किसी को, 15 डेज़ के लिए फीवर हो गया, तो उसके बाद उसको हेयर लॉस होने का चांसेस रहता है. तो आपने क्या समझा कि एक कोई ना कोई कॉज होता है और उस कॉज का ट्रीटमेंट होता है. हेयर फॉल का ट्रीटमेंट नहीं होता है. ठीक है. तो ये हेयर फॉल शैम्पूज जो होते हैं, एंटी हेयर, कोई भी शैम्पू आपका हेयर ग्रोथ नहीं कर सकता. अच्छा. नन ऑफ. क्योंकि होता है क्या, जैसे एग्जांपल अगर हम, जैसे आपने बताया कि प्याज का जो रस लगाना है, अनियन का जूस लगाना है, अनियन के जूस में क्या ऐसा कोई ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि ग्रोथ को इंड्यूस कर सकता है? अनियन, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, एक मेडिकल कंडीशन होती है हेयर की कंडीशन, उसको बोलते हैं एलोपेशिया एरेटा, जिसमें एक इरिटेंट कॉन्टैक्ट थेरेपी के हिसाब से काम कर सकता है वो. ठीक है. पर इन जनरल अनियन जूस का, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं होते. इनफैक्ट जितने भी हम थेरेपी यूज़ करते हैं ना, ज़्यादा एविडेंस नहीं है. कह सकते हैं कुछ फ़ायदेमंद हो सकते हैं, बट क्या क्वेश्चन है कि हमारा क्या रिस्टोर वापस कर सकता है लुक? पॉसिबल नहीं है. ओके, तो हमें उस कोज को ट्रीट करना पड़ेगा. एग्जाम्पल, अगर आपका विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, ओके, और आप कुछ भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो जब तक आप विटामिन B12 नहीं लोगे ना, तब तक आपका ट्रीटमेंट नहीं होने वाला. राइट. ओके, ये मान के चलिए आप. जब तक तो इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता. और मैंने देखा पर्सनली कि मेनी पीपल दे आर हैविंग द हेयर ऑन द स्काल्प. उस समय के साथ में क्या होता है कि उनके हेयर काफ़ी कम हो गए, मेरे देखते देखते काफ़ी कम हो गए, और दे आर टेलिंग दैट डॉक्टर आई एम टेकिंग द मेडिकेशन फॉर दैट. मैं अपना कुछ घरेलू नुस्खे कर रहा हूँ. मैं वो जो कंडीशन थोड़ी बेटर हो सकती थी वो खराब हो गई. वो ख़राब हो गई. और मेरा ये मानना है कि बाकी कुछ ट्रीटमेंट हो या नहीं लो, ठीक है, स्किन के ट्रीटमेंट चलते रहते हैं, लेकिन अगर आपके हेयर एक बार परमानेंट हेयर लॉस हो गए ना, तो उसके बाद वापस नहीं आने वाले.
तो अगर आप वास्तव में अपने लुक को मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में लेना पड़ेगा और उसको लंबे समय तक लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, अगर मेल पैटर्न बाल्डनेस है तो हम सोचें कि कुछ मेडिसिन ले लें, कुछ महीनों के लिए ले लें, पॉसिबल नहीं है। मेडिसिन आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा उसके लिए। वाई? बिकॉज हार्मोन का असर हमेशा रहेगा, तो इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हमें मेडिसिन हमेशा यूज़ करनी पड़ेगी। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ अदर ऑप्शन। गॉट इट। लेकिन सर आपने बालों पे ऑयल लगा रखा है, थोड़ा सा। तो आप ऑयलिंग करते हैं? ऑयलिंग की वजह से न तो हेयर ग्रोथ होता है न हेयर फॉल होता है। शाइन के लिए सिर्फ बिल्कुल होता है कि जैसे एग्जांपल, हमारे जो हेयर होते हैं ना, रफली 2 to 3 सेंटीमीटर तक तो हमारे हेयर नरिश हो जाते हैं अपने ही ऑयल से, स्काल्प के ऑयल से। लेकिन अगर आप बाल थोड़े लंबे रखते हैं तो फ्रीजी नहीं हो, तो इसके लिए आप ऑयल कुछ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ऑयल का सिर्फ पर्पज़ होता है इन बालों को हल्का सा हेल्दी रखना, मतलब ज़्यादा फ्रीजी नहीं होने देना। ग्रीस है ये। हाँ, ग्रीसिंग है, जब आप चेन को चलाने के लिए ग्रीस थोड़ा डालते हो। तो ठीक है, थोड़ा सा दिखने में आप अच्छे दिखे हो, ठीक है, कि आपका हेयर फ्रीजी नहीं हो, टूटे नहीं, जैसे ब्रेकेज नहीं हो, ठीक है। तो इतना ही रोल होता है इसमें आपका हेयर ऑयल का, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन सर आप ये बात बोल रहे हो, सोशल मीडिया पर एक आदिवासी हेयर ऑयल करके चीज़ है, ठीक है। वो तो क्लेम करती है कि आपके बाल हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा देंगे। वो लोग होते हैं, वो खोल के दिखाते हैं, उनके बाल जो है, लड़कों के बाल घुटनों तक पहुँचे हुए हैं, और बोलते हैं जिसके बाल नहीं आ रहे हमारा ऑयल लगाओ, और धड़ल्ले से बिक रहा है। मतलब मैं एवरी डे आई कम अक्रॉस लाइक 4-5 वीडियोस जहाँ पे आदिवासी हेयर ऑयल को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, मान लिया। तो आप कह रहे हो सिर्फ शाइन के लिए यूज़ होता है, वो कह रहे हैं बाल घुटनों तक पहुँचा देंगे। सो क्या आदिवासी हेयर ऑयल ये काम का है या क्या है? अच्छा रोहन, मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ दिन पहले एक 10 days हेयर ऑयल आया था। हाँ, अभी नाम सुना आपने? हाँ, 10 दिन में आपके बाल उगा देगा। ठीक है, ऐसे पहले भी इस तरह के आते रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मैंने बताया कि आपको उस कोर्स पे काम करना है रादर देन एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स। ओके, देखिए मेडिकल में रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं या आपके कहने से कोई चीज़ को न तो खरीदना है न कोई बेचना है। ओके, ये एक मेडिकल कंडीशन है और उसके पीछे क्या रिसर्च है वो देखना है। आप उसको घोट के दिखा रहे हो उस चीज़ के लिए कि भाई ये चीज़ें कुछ बन रही है। क्वेश्चन ये होता है कि क्या वो चीज़ आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगी? नो। मुझे बताइए, अगर आपका जो ऑयल आपका स्किन के ऊपर लगता है यहाँ पर, तो क्या वो स्किन के अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। कभी आपने ऐसे सुना है कि अगर मैं इस हाथ को रात भर ऑयल में रखता हूँ तो ये हाथ थोड़ा मोटा हो जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल घुस गया है? सुना कभी आपने? नहीं। तो होता क्या है इन जनरल कि हमारे स्किन के अंदर सबसे पहले कि जैसे दवाई कैसे काम करती है, मेडिसिन कैसे काम करती है, तो मेडिसिन जा सकती है स्किन के अंदर क्योंकि उसमें एक ट्रांस एपिडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। एक सिस्टम होता है जहाँ से क्या होता है कि आपके मेडिसिन को एक रास्ता आगे रास्ता होता है उसके पास में, कि यहाँ से ये मॉलिक्यूल इसको लेके जाएगा, आगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रांसफ़र करेगा और आगे जाके ये रूट्स तक पहुँचेगा और ये मेडिसिन यहाँ पे काम करने वाली है। ठीक है, ओके। ऐसा नहीं कि खूब सारी चीज़ें आपने मिक्स कर दी और दिखने में अच्छा दिख रहा है वो। हम बड़े भोले हैं थोड़े से इस चीज़ को लेके, हम बड़े अपने वो ना संस्कृति का रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इस चीज़ को जोड़ के देखते हैं कि हमारे आदिवासी लोग कितने अच्छे बाल, अच्छे लोग हैं वो सब, दे आर वेरी गुड, नो डाउट इन दैट। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको, मुझे भी काफ़ी बिलीव है अपने इस कह सकते हैं कि आयुर्वेद के ऊपर, अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है कोई आयुर्वेद का, आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, आदिवासी में आयुर्वेद ट्रीटमेंट, तो आयुर्वेद चार होते हैं, उनसे बात कीजिए ना आप। वो उस मेडिसिन के नॉलेज का रखते हैं उसका, वो जानते हैं कि ये मेडिसिन इतना इफेक्टिव होगा, राइट, वो आपको सही ज्ञान देंगे आपको। गुड माई पॉइंट। तो वेद होते हैं हमारे, कितने बड़े बड़े वेद हैं, महान वेद हुए हैं हमारे, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? पूछना चाहिए ना उनसे कि भाई आप हमें बताइए वेद साहब की कौन सी दवाई मेरे लिए अच्छी है, और वो वेद आई एम टेलिंग यू, जैसे हम बात करते हैं वैसे आपसे एज ए डॉक्टर बात करेंगे कि आप इतना लीजिए और इसका इतना फ़र्क पड़ सकता है आपका। तो ओवरऑल जो इतना ऐड चल रहा है आदिवासी हेयर ऑयल का, आपको लगता है उससे बाल नहीं उगते? मैं समझता हूँ कि कुछ इफेक्ट हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे अप्रोच करें, हमारा अप्रोच गलत है। ऐसा नहीं कि बाल जा रहे हैं तो आप आदिवासी हेयर ऑयल लगाओगे घुटनों तक बाल हो जाएंगे? मैं नहीं समझता ये। मैं समझता हूँ कि अगर आपको कुछ, अगर मुझे या किसी और पर्सन को अगर आयुर्वेद पे भरोसा है तो उनको वेद से मिलना चाहिए, न कि इसे इस तरह का एड देख के वो मेडिसिन खरीदने। नो, एज आई टोल्ड यू दैट हमें सबसे पहले उस कोज का ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर वो कोज ठीक हो रहा है आपका तो डेफिनेटली आपके हेयर ग्रोथ हो जाएगा। डॉक्टर आपका एक जांच कर लेगा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, एक गोली से आपके हेयर ग्रोथ हो जाएगा आपका। वाई यू यूजिंग अगेन एंड अगेन दिस थिंग्स? नो नीड फॉर दैट। ओके सर, वापस से आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट पे, डिटेल में इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि हमने ये तो समझ लिया कि हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस क्या है, कि पीछे से बाल निकालेंगे फिर आगे लगाएंगे, उसके बारे में भी और बात करेंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि वो साइंस और सिम्टम्स क्या हैं जब किसी इंसान को रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। राइट। देखिए रोहन, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपना एक अप्रोच राइट रखना चाहिए। कभी भी मत जाइए किसी डॉक्टर के पास भी मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। नो,
आप जाइए डॉक्टर, दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट आई हैव, आई वांट द सॉल्यूशन ऑफ दैट। बिकॉज उसका मेडिकल सॉल्यूशन हो सकता है, उसका कुछ ना कुछ थेरेपेटिक सॉल्यूशन हो सकता है, और बाई चांस लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट सॉल्यूशन हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन। ओके, तो हमें अपना एक अप्रोच बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। एक मेडिकल कंडीशन है कि मैं डॉक्टर हेयर फॉल हो रहा है, आप एक बार एग्जामिन कीजिए और उसके बाद मुझे बताइए कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है मेरा। तो जैसे मैंने बताया कि इन जनरल मैं बता सकता हूँ कि इन जनरल लगता है कि हमारा हेयर लॉस 50% या मोर देन 50% हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको लगता है कि भाई मेरे बाल काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए डॉक्टर प्लान कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले उन बालों को बचाना भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट का कोई एंड नहीं है। जैसे एग्जांपल, अगर आपका ग्रेड 2 ग्रेड 3 हेयर लॉस है आपका, यहाँ पर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, पता चला ये वाले बाल कम हो गए आपके, है ना। तो सबसे पहले आपके बालों का स्टेबल होना ज़रूरी है। एज फैक्टर आता है एक कि डॉक्टर कब कराना चाहिए। तो वो अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो होता क्या कि अर्ली स्टेज में अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। जैसे 20-22 के अंदर आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। ओके, क्योंकि सबसे पहले आप बालों को बचाना ज़रूरी है। आप बाल बचाओगे तभी जाके आप हेयर ट्रांसप्लांट आपका सक्सेसफुल हो पाएगा। राइट। ओके, तो इन जनरल 50% हेयर लॉस और ज़्यादा होना, एज 24-25 साल तो होना चाहिए। थर्ड है कि आप मतलब मेडिकली फिट होना ज़रूरी है आपका। आपके कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे डॉक्टर, लगता है कि आप सर्जरी के लायक है, तभी आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। ओके, एंड आपके पास थोड़ा टाइम भी होना चाहिए कि आप एटलीस्ट रेस्ट कर सकें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में 5-7 दिन के लिए एटलीस्ट। राइट। हाँ, तब आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर सकते हैं। सर, क्योंकि आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कौन सी ऐसी एज देखी है आपने, एज ग्रुप देखा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों के बाल झड़ रहे हैं और उनको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ रही है? वो एज ब्रैकेट क्या है? देखिए, जनरली मैंने देखा कि 24-25 साल 26 साल एक ऐसा टाइम है जहाँ पे काफ़ी लोग मेरे पास में अप्रोच करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। ओके, और हेयर ट्रांसप्लांट में होता क्या, जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि 50% वाला पार्ट है, और इस एज में क्या होता है कि लोग थोड़े से स्टेबल होते हैं और अपने बॉडी पे थोड़ा ध्यान देना शुरू करते हैं, और यही एज होती है जहाँ पे वो ऑब्वियसली शादी वादी का प्लान कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये वाला एज मैंने देखा है। बट एक चीज़ मैंने देखी है कि अराउंड 40 वाला एज भी होता है कभी कभार। जैसे कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, नाउ दे आर वेरी स्टेबल इन देयर लाइफ, नाउ दे वांट टू इम्प्रूव देम। ओके, तब भी होता है। ठीक है, तो एज फैक्टर मैं कहूँ इन जनरल कि 25 से लेकर 45। ओके, इनफैक्ट मैंने हेयर ट्रांसप्लांट 75 ईयर्स का भी किया है। एक बार मेरे पास में आए थे, एक पर्सन आए थे, एंड ही वाज टेलिंग कि डॉक्टर मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। तो फिर मैंने कहा सर किसका करवाना है? अपना कराना है। तो फिर मैंने सोचा शायद हो सकता है कि थोड़ा सा एकदम से दिमाग में आया होगा, लेकिन ही वॉज वेरी सीरियस। ही वॉज 75 ईयर्स। मैंने सोचा कि उनके साथ पोते का हेयर ट्रांसप्लांट करना होगा। ही मस्ट बी 25 ईयर्स। या फिर अपने बेटे का, जैसे कभी कभार होते हैं आउट ऑफ इंडिया रहते हैं काफ़ी लोग, तो मैंने कहा अपने बेटे का फोटोग्राफ लेके आए होंगे कि नहीं डॉक्टर आई वांट हेयर ट्रांसप्लांट, एंड ही वॉज वेरी सीरियस। मतलब नहीं कोई डॉक्टर अभी इन्वेस्टिगेशन कीजिए मुझे बताइए। सो ऑब्वियसली 75 ईयर्स में मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखना था। ठीक है, तो उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। सर, आपने शादी की बात करी, तो ऐसा होता है लोग आके बोलते हैं आपको कि सर बढ़िया सा कर देना हेयर ट्रांसप्लांट, रिश्ते के लिए बात चल रही है हमारी, बाल अच्छे नहीं हो गए तो फिर रिश्ता नहीं होगा। तो ये अभी भी एक फैक्टर है इंडियन मैरिजेस में? ये फैक्टर रहता है, नो डाउट। ओके, ये भी रहता है। और दूसरा मैंने देखा है कि जो ऑफिस जो होता है, कल्चर होता है, वो लोग ज़्यादा मतलब वो सेकेंड होता है जो ऑफिस कल्चर होता है, वो ज़्यादा इंपैक्ट करता है उनको। डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी होती है ज़्यादा इंपैक्ट करती है, नो डाउट। हो जाता है थोड़े से। हाँ, थोड़ा सा लगता है उनको। देखो, शादी वाला पार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा लेट आता है। जैसे एग्जांपल 30, 29, 32 के आसपास एज होता है, लेकिन जब कोई पर्सन 25 के आसपास आता है और उसने एक अच्छा सा लगता है कि उसने सेटल कर रखा है, सारे फ्रेंड्स के अच्छे बाल हैं, उसके नहीं है सिर्फ, तो उसको ज़्यादा फील होता है। ओके, और जैसे बताया शुरुआत में कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, तो ये वाला वास्तव में देखा मैंने। शादी वाला पार्ट थोड़ा लेट आता है, उससे पहले तो आपका एक इन जनरल ऑफिस कल्चर या फिर आपका जो इन जनरल जो कल्चर होता है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है आपके कॉन्फिडेंस को। आपको ऐसा लगता है सर लॉन्डो का जो ग्रुप होता है उसमें जिसके कम बाल होते हैं उसका मजाक उड़ाया जाता है? थोड़ा सा होता है, थोड़ा होता है। मैंने देखा है कि काफ़ी जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, कहीं ना कहीं होते हैं। और एक बार मैंने देखा है, मैंने काफ़ी बार कि बाकी लोग जैसे 4 फ्रेंड है, उनमें से एक से बाल नहीं है, तो उसको पकड़ के लेके आते हैं कि डॉक्टर इसका ट्रांसप्लांट करो, इसकी वजह से क्या कि हमारी एज ज़्यादा दिखती है। कि हम तो नज़र नहीं आते, हम तो 25 के आसपास आते हैं, लेकिन इसकी वजह से हम 35 बना देता है ये। लोगों को लगता है इसी के एज ग्रुप तो हाँ, तो बोला कि अगर आपका एक फ्रेंड जो इतना कम बाल होला है, तो इसका मतलब है कि तो ये कहीं ना कहीं होता है। तो बोलते हैं हमारे दोस्त का आप हेयर ट्रांसप्लांट करके इसके बाल वापस लाओ कि ये भी 25 लगे और हम भी 25 लगे। वाह, वेरी नाइस सर। लेकिन सर, आपने जैसे मुझे बताया हेयर ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है, मैंने कई बार फोटोज देखी हैं हेयर ट्रांसप्लांट की। ठीक है, जहाँ पर ना ये पैचेस दिखते, छोटे छोटे वो डॉट्स दिखते हैं जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। सो मुझे वो पूरा प्रोसेस समझना है कि एग्जैक्टली
कैसा वो प्रोसेस होता है, क्या क्या कंडीशंस अंडरलाइंग होती हैं उसके अंदर, अगर आप बता सके। राइट। देखिए हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे पहले क्या होता है कि आपकी एक हेयर लाइन डिज़ाइन की जाती है, ओके। और हेयर लाइन डिज़ाइन ही सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है हेयर ट्रांसप्लांट का। आपने देखा कभी कभार कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट तो करा लिया लेकिन वो अच्छे नहीं दिखते, ऐसे लगता है कि आर्टिफिशियल सी हेयर लाइन होती है उनकी। राइट। वो क्यों होती है? क्योंकि उनका हेयर लाइन डिज़ाइन अच्छा नहीं होता है, ओके। तो सबसे पहले हेयर लाइन डिज़ाइन करना अच्छा ज़रूरी होता है, ओके। और उसके बाद में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे स्लिटिंग करते हैं, छोटे छोटे छेद बना लेते हैं यहाँ पे, ओब्वियसली एनेस्थीसिया लगाते हैं यहाँ पर और आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। और छोटे छोटे छेद बनाने के बाद में यहाँ से क्या होता है, बाल निकालते हैं। तो जो छेद बनाने वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम स्लिटिंग बोलते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से वाला एरिया सुन कर देते हैं, उसके बाद में यहाँ से ग्राफ्ट निकालते हैं, बाल निकालते हैं, एक एक बाल निकालते हैं, ओके। खींच के पूरे रूट के साथ। हाँ, खींच के नहीं आई मीन हाँ, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं और निकालने के बाद में फिर यहाँ पे बाल लगा देते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप स्लिटिंग हो गया, सेकंड हार्वेस्टिंग हो गया, थर्ड को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ओके। एक बात इसमें कि जो पीछे वाला बाल निकालने वाला पार्ट होता है ना, उसके बेसिस पे दो तरह के हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं। मतलब हम बाल कैसे निकाल रहे हैं वहाँ से, तो एक होता है इसको बोलते हैं FUT, एक होता है FUE। FUT में क्या होता है कि हम स्ट्रिप निकाल लेते हैं, यहाँ से पीछे से एक पूरा स्ट्रिप निकालिए बालों का और उन बालों को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के बाद में फिर उसको बालों को यहाँ लगाते हैं, इम्प्लांट करते हैं। जबकि FUE में क्या करते हैं कि हम एक एक बाल यहाँ से निकालते हैं, एक छोटा सा मोटर होता है, उस मोटर से 1 बाय 1 हेयर निकाल लेते हैं आपके। इज़ वेरी फाइन प्रोसीजर। तो यहाँ से बाल निकाल लिए और उसके बाद आपके यहाँ पे लगा दिए, इज़ वेरी ईजी। तो FUE ज़्यादा थोड़ा पॉपुलर है बिकॉज इसमें ज़्यादा कट वगैरह नहीं लगता है और फिर FUT के अंदर काफ़ी लंबा कट लगता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है हीलिंग के अंदर। लेकिन FUE के अंदर क्या होता है कि आप 4-5 दिन के अंदर आप अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो वापस ईजिली, राइट। वाह, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं क्या सर? क्योंकि आप आपके बॉडी से कुछ निकल रहा है, फिर यहाँ पे आप कह रहे हैं यू आर मेकिंग स्लिट्स एंड देन वो जा रहा है, सो कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं इसके? देखिए साइड इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले साइड इफेक्ट आपसे स्टार्ट होता है कि आप कितना साइड इफेक्ट करवाना चाहते हैं, अच्छा, है ना। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि सबसे पहले आप किस डॉक्टर को चूज़ कर रहे हैं, दिस द फर्स्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी डॉक्टर आपको मिलेंगे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आई एम टेलिंग यू देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ डिग्री लाइक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, ओके। तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन कौन होते हैं? तो जिनके पास में जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं और जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं वही हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ओके। देखिए हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लूप होल्स होते हैं, लॉ में काफ़ी लूप होल्स वगैरह हैं, तो उसका यूज़ कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले उस डॉक्टर की डिग्री देखनी है, ओके। काफ़ी ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन नाम लिखेंगे जो जिन्होंने 1 महीने 2 महीने काम किया हो किसी के साथ में और उन्होंने अपने क्लिनिक्स खोली हैं। तो आइडियली वहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेफ्टी पार्ट, इसलिए मैंने बोला ये वर्ड हार्ड वर्ड बोले मैंने। तो सबसे पहले आप डिग्री देखिए कि डॉक्टर होना चाहिए जो कि प्लास्टिक सर्जन हो या डर्मेटोलॉजिस्ट हो, वो आपका हेयर ट्रांसप्लांट करे और वो रेगुलर करना होना ज़रूरी है। बिकॉज ये एक तरह का थेरेपी है जहाँ पे क्या होता है कि आपका एक स्किल्स यूज़ हो रही है आपकी, ओके। स्किल यूज़ हो रही है, मतलब जब आप रोज़ करोगे तभी आप एक अच्छा रिजल्ट दे पाओगे, राइट। तो सबसे पहले एक अच्छा डॉक्टर चुनिए आप जो रेगुलर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हो। सेकंड है कि आपके कुछ डॉक्टर आपके एग्जामिन करेंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर आपके इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ठीक है तभी आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना है, ओके। थर्ड है कि आप अपना टाइम दीजिए, ओके। एंड ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट भी आपका केयर करेंगे। तो अगर ये वाला पार्ट आपका सही है तब जा कह सकता है कि आपको जो सेफ्टी प्रोफाइल है बहुत अच्छी है और आपके साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ही मिनिमल है। बट इन जनरल मैं कहूँ कि माइल्ड स्वेलिंग और पेन हो सकता है 2-3 दिन के लिए, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि माइल्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, बट येस डॉक्टर आपको मेडिसिन वगैरह देंगे, ओके। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। केयर इज़ मोर इंपॉर्टेंट। डॉक्टर तो आपको सर्जरी 6-8 घंटे लगते हैं उसके अंदर, लेकिन उसके बाद में केयर इज़ मोर इंपॉर्टेंट। जितना अच्छा केयर करोगे उतना साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होंगे आपके, राइट। सो जनरली ये है। और एक क्वेश्चन कभी कभी मेरे से पूछा जाता है कि डॉक्टर एक पर्सन था कि जो डाई हो गया बिकॉज ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। पटना की बात है, पटना की बात है, बहुत शायद 6 महीने पहले की बात है, ये साल भर पहले की बात है। तो उसमें क्या था कि एक कोई पुलिसमैन था एक्चुअली वो, एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। और उसके बाद में मेरे पास में हर बार ये क्वेश्चन आता था, डॉक्टर ये हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से तो मौत हो सकती है। तो तभी मैंने बोला कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी तकलीफ होती है तो हमेशा एक हॉस्पिटल के कॉन्टेक्ट में रहिए, डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में रहिए। तो उसको अर्ली स्टेज के अंदर उस चीज़ को पकड़ सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट सर अगर आपने इस चीज़ को थोड़ा सा रीड किया हो तो क्या एग्जैक्ट रीज़न रहा था उस पर्टिकुलर डेथ का, अगर मैं बात करूँ? देखो उस केस के बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बट इन जनरल मैं कह सकता हूँ कि आपका कि एक ऐसा इंसिडेंस चेन्नई में भी हुआ था, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा मुझे पता है कि वो केस थोड़ा 2-3 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ था, सोचिए। और उसको काफ़ी ज़्यादा ग्राफ्ट लगाए गए थे उसके, शायद रात को 10-11-12 बजे के आसपास वो फ्री हुआ और ही वाज आई थिंक वेरी टायर्ड। और उसके बाद में डॉक्टर का भी कांटेक्ट नहीं था और आई थिंक जो क्लिनिक में किया था उसके पास लाइसेंस भी नहीं था, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया ना कि सबसे पहले सेफ्टी आपसे इंश्योर होती है।
है ना, तो कहीं ना कहीं कोई लूप में फॉल रहा होगा उसका, ठीक है, तो उसकी वजह से। तो इन जनरल आपका एक चेन स्ट्रेट होना चाहिए और हर चेन पे आपको काम करना है, हर कड़ी पे काम करना है आपको, तभी जाके कह सकते हैं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट ज़्यादा सेफ होने वाला है, राइट। ठीक है, तो सर क्या इंडिया सेफ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ मैं क्यों पूछ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया पर या फिर इंटरनेट पर पढ़ता हूँ ना हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो टर्की का नाम बहुत आता है अच्छा, कि लोग टर्की जा रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने हैं। फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड लोग जो हैं वो जाते हैं टर्की। इवन इंडियंस जो हैं वो भी टर्की जाते हैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। हाँ। सो टर्की के पीछे का क्या रहस्य है? देखिए क्या होता है कि मेरा ये मानना है इन जनरल कि यूके एंड यूएस वाले जो पर्सन होते हैं ना, वहाँ पे क्या कि उनके पास में मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता है हेयर ट्रांसप्लांट का। ये हेयर ट्रांसप्लांट मेडिकल इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो एक अपना एक सेफ जोन ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इनिशियली इट वाज लाइक दुबई वेयर द हेयर ट्रांसप्लांट वाज अ काइंड ऑफ हब, लेकिन स्लोली दुबई इज शिफ्टेड टू द टर्की। तो मैं इन जनरल कह सकता हूँ कि आपके यूके एंड यूएस वालों के लिए आई थिंक टर्की काफ़ी अच्छा प्लेस हो सकता है ट्रांसप्लांट के लिए। बट आपने बोला इंडियंस के, आई एम टेलिंग यू रोहन, इंडियन में इतने अच्छे डॉक्टर हैं, वेरी गुड डॉक्टर्स आर देयर, क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। हमारे डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ओके। तो मैं कहूँगा कि आप इंडियन डॉक्टर, अगर आप इंडियन है तो इंडियन डॉक्टर को ही आप जो है चूज़ कीजिए। सेकेंड है तो जो काम करने का जो तरीका होता है हर डॉक्टर के लिए अलग अलग होता है। राइट। मैंने देखा काफ़ी बार, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उनका जो हेडलाइन डिज़ाइन वगैरह होती है काफ़ी अलग होती है, ओके, क्योंकि वो ज़्यादा उस तरह से हेडलाइन डिज़ाइन पसंद करते हैं जैसे कि यूके यूएस वाले होते हैं। इंडियंस क्या होता है कि हमारा फेस अलग है, हमारा फेस कट अलग है और कैसे हम पसंद करते हैं वो भी अलग होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो हेयर ट्रांसप्लांट है ना, एक तरह का सर्जरी है, कुछ भी कोई तकलीफ होने का चांसेस रहता है, तो आपका डॉक्टर आपके पास में होना ज़रूरी है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। हेयर ट्रांसप्लांट एक सिंगल सर्जरी है, लेकिन लाइफ लॉन्ग उसका केयर की तो नीड रहेगी ना आपको, ओके। और हेयर फॉल होने के चांसेस फ्यूचर भी होने का चांसेस रहता है। तो आइडियली क्या होता है कि आपको ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो कि आपको लाइफ लॉन्ग आपके बालों का केयर कर पाए, राइट। तो मैं कहूँगा कि आप इंडियन डॉक्टर को ही चुनिए। और ऐसा नहीं है सर कि इंडिया में अच्छे डॉक्टर्स हैं, जैसे कि आपने बताया, एक तो मेरे सामने ही बैठे हैं। अरे थैंक यू सो मच। बट सर ये भी आपने बहुत सही पॉइंट बोला कि आपको बाद में भी कंसल्ट करना पड़ता है। फिर आप 5-5 लाख रुपए की फ्लाइट लगा के जा रहे होगे सिर्फ कंसल्ट करने के लिए, तो आपको ही महंगा पड़ेगा। बहुत महंगा पड़ेगा। सर मुझे एक और चीज़ बताइए आपकी, ये जब प्रोसेस होता है पूरा, इस प्रोसेस के दौरान ये कितने देर का प्रोसेस रहता है? इस प्रोसेस के दौरान जो पेशेंट है उसको क्या क्या चीज़ें सहनी पड़ती है, अगर थोड़ा सा आप ये बता पाए। राइट। देखिए ये प्रोसेस रफली डिपेंड करता है कि हमें कितने ग्राफ्ट लगाने हैं, ओके, हमारा कितना गंजापन है। जैसे एग्जांपल ग्रेड 3 ग्रेड 4 है, यह वाला एरिया है, तो जनरली इसको कवर करने के लिए हमारे पास में 6 घंटे 7 घंटे का टाइम होता है। लेकिन लगता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करना है, जिसको बोलते हैं ग्रेड 6 ग्रेड 7 एलोपेशिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें कम से कम 2 दिन देने पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये वाले बाल एक दिन में लगा लेते हैं। कभी कभी ये वाले बाल कम होते हैं तो हम बियर्ड के बाल भी यूज़ कर लेते हैं, चेस्ट के बाल भी यूज़ कर लेते हैं, ओके। तो कोशिश करते हैं कि ये वाला एरिया भी ठीक ठाक सा कवर हो जाए, ओके। तो 1 दिन या 2 दिन लग सकता है आपका इन जनरल, ठीक है। 1 दिन में भी हो सकता है एज आई टोल्ड यू, लेकिन एक सेफ्टी प्रोफाइल भी होती है। मैं नहीं करता, मुझे लगता है कि 4000 ग्राफ्ट के आसपास, 4500 ग्राफ्ट के आसपास मैं 1 दिन में लगा लेता हूँ कंफर्टेबली, ओके। और मुझे लगता है कि मैं सेफ़ हूँ और मेरे पेशेंट भी सेफ़ अच्छे से, ओके, या फिर मैं कंफर्टेबल हूँ और पेशेंट भी कंफर्टेबल है, ओके। तो जनरली 1 से लेकर 2 दिन आपका लग सकता है। ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है कि एक पेन का फैक्टर ज़रूर होता है कि डॉक्टर पेन कितना होता है। तो इसमें पहली बात है कि इसमें पूरा एनेस्थीसिया नहीं देते हैं आपको, सिर्फ इस एरिया में हल्का से थोड़ी पिक करते हैं और उसके बाद में हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जनरली ज़्यादा पेन होता नहीं है इसके अंदर। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत छोटी पिक्स यूज़ करते हैं, बहुत माइनर इंजेक्शंस यूज़ करते हैं। हम इस एरिया में कुछ क्रीम भी लगा देते हैं कभी कभार, नमी क्रीम्स वगैरह होती है, तो उससे फर्दर पेन आपका कम हो जाता है। एक हमारे पास एक वाइब्रेशन एनेस्थीसिया होता है, एक वाइब्रेटर होता है जो भी लगा लेते हैं, उससे भी आपका फर्दर पेन कम हो जाता है। मतलब अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि डॉक्टर मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हुआ है। इन जनरल पेन का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। मैंने अपने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो बनाए हैं इसके कि पेन को लेके मेरे पेशेंट ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ओके। सो आई एम गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू रिड्यूस द पेन फॉर माई पेशेंट, ताकि वो कंफर्टेबल रहे। देखिए सिंपल सर्जरी है, 6-8 घंटे सर्जरी है, लेकिन पेशेंट का कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ही इज़ कंफर्टेबल देन स्टाफ इज़ कंफर्टेबल, द डॉक्टर इज़ कंफर्टेबल, ओके। उसके बाद में मान के चलिए कि इन जनरल 6 से 8 घंटे में, जैसे हम 8 बजे स्टार्ट करते हैं, रफली 2-3 बजे के आसपास फिनिश कर देते हैं लंच के टाइम। और सर ये सर्जरी के बाद कितने टाइम में बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। और काफ़ी बार में ऐसे होता है कि डॉक्टर ये क्या 1 महीने में 2 महीने बाल आ जाएंगे, ऐसा नहीं जब होता है। सर्जरी होती है उसके तो 1-2 महीने तक लोग ऐसे ही सेम ही लगते हैं जैसे पहले लगते थे, बस वो बिल्कुल। उनको छेद दिखते रहते हैं। जैसे कि ट्रांसप्लांट करने के बाद में आपको 5-7 दिन का रेस्ट करना होता है, और उसके बाद में क्या होता है कि क्रस्ट होता है, जो कि 10th डे के आसपास आपका क्रस्ट रिमूव होता है। और जो हम बाल लगाते हैं ना, इंटरेस्टिंगली वो बाल चले जाते हैं वापस, ओके, और झड़ जाते हैं वापस, उसको बोलते हैं शेडिंग फेज बोलते हैं। और वापस बाल आते हैं 3 महीने के आसपास आपके बाल ग्रो करते हैं, और रफली 6 मंथ्स में क्या होता है कि आपका 50% के आसपास ग्रोथ हो जाता है।
ओके ओके। तो जिसके बिल्कुल बाल नहीं होते हैं ना, तो 50% बाल आने के बाद उसको लगता है कि मैं बालों के साथ नज़र आ रहा हूँ। मतलब लुक आपका जो रिस्टोर हो जाता है रफली 3 मंथ्स के 6 मंथ्स के आसपास, नॉट 3 मंथ्स, ओके। और एक अच्छा पूरा लुक आने में या पूरे ग्रोथ होने में रफली 10 मंथ्स के आसपास लग जाते हैं, 10 मंथ्स टू 1 ईयर के आसपास। ठीक है। तो 1 साल के बाद वो नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है, या उसके बाद भी कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि वापस से वो बाल जाए ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं, तो इसके साथ कुछ प्रिकॉशंस भी आते हैं, या 1 साल के बाद नॉर्मल हो जाता है सब? देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप मेडिसिन यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका लुक लंबे समय तक मेंटेन रहेगा। देखिए, प्लांटेड हेयर पे हार्मोन का असर नहीं होता है, लेकिन बाकी चीज़ों से तो आपका इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि आपका कोई डेफिशिएंसी हो गया या कोई डिजीज़ हो गया, तो बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और एक नॉर्मल ग्रोथ को ज़्यादा अच्छा रखने के लिए हमें मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है। तो जनरली 2 वीक्स या 3 वीक्स के आसपास आप मेडिसिन स्टार्ट करना होता है। और अगर आप मेडिसिन यूज़ करते हैं ना, दिस इज़ वेरी गुड कि आपके ग्रोथ हो रहे हैं, प्लस आपके एग्जिस्टिंग हेयर है वो भी तो ग्रोथ हो रहे हैं, उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, आपको 3 to 4 वीक्स के आसपास आपको मेडिसिन स्टार्ट करना होता है और आपको लंबे समय तक लेना होता है, नो डाउट इन दैट। राइट सर, एक पैचेस भी होते हैं ना जो मैंने देखा है लोग चिपकाते हैं, हाँ हाँ। तो पैचेस भी सक्सेसफुल है या बेटर हेयर ट्रांसप्लांट है उससे? और पैचेस और हेयर ट्रांसप्लांट में डिफरेंस ये डिफरेंस क्या है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और काफ़ी बार लोग मेरे पास पैच लगा के आते हैं कि डॉक्टर मेरे को पैच उतना अच्छा नहीं लग रहा, हेयर ट्रांसप्लांट क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फुलनेस चाहिए, आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा है, लगता है ग्रेड 7 एलोपेशिया बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में अगर फुलनेस, वो इतना ज़्यादा फुलनेस आपको हेयर ट्रांसप्लांट से नहीं आ पाएगा। ओके। आप एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझिए कि हमारे यहाँ पे टोटल हमारे पास ऑलमोस्ट 1.2 लाख बाल हैं यहाँ पे, उनमें से 1 लाख बाल ये वाले हैं जो झड़ने लायक है। सोचिए कि 1.2 लाख में से 1 लाख आपके बाल झड़ गए, तो पीछे बाल कितने रहे? 20,000 के आसपास बाल रहे। राइट। 20,000 में सिर्फ 10,000 बाल ही निकाल पाएंगे, क्योंकि ये वाला बाल तो कवर करना है ना, ये वाला एरिया भी कवर करना है ना। एग्जैक्टली। तो होता क्या, जैसे एग्जांपल कि हम 10,000 या 15,000 बाल ही लगा पाते हैं, और यहाँ पे नीड है एटलीस्ट 50,000 हेयर की, तो कहाँ से लेके आएंगे बाल? तो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा होता है जब आपका हेयर लॉस 50% के आसपास होता है। ग्रेड 3 ग्रेड 4 तक बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट होता है। उसके बाद अगर लगता है तो नो डाउट इस एरिया के अंदर हमें कवर करने के लिए तो बीएड यूज़ करना पड़ता है या चेस्ट यूज़ करना पड़ता है, लेकिन वो फुलनेस जनरली नहीं आ पाती है मोस्ट ऑफ पेशेंट्स के अंदर, और ये लिमिटेशन है हेयर ट्रांसप्लांट का। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं डॉक्टर मुझे तो बिल्कुल फुलनेस चाहिए, तो उस स्टेज में हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट गुड फॉर यू, यू कैन गो फॉर द विग। लेकिन एक चीज़ देखी मैंने, क्योंकि विग के अपने अलग लिमिटेशंस होते हैं, वो होता है कि इनके यहाँ पे एलर्जिक होने के चांसेस रहता है, और उनको खुद को लगता है कि आई एम आर्टिफिशियल। देखिए, मेरे पास जितने बाल हैं वो आई एम ओके विद दैट, है ना। क्योंकि जो लोग एक्टर वगैरह होते हैं, जिनको लगता है सिनेमा का काम है उनका, तो उनको तो एक बार फुलनेस चाहिए उनको, क्योंकि उनका सब कुछ वही है, राइट। लेकिन अगर इन जनरल, लेकिन आप एंड मैं इन जनरल थोड़ी बात बाल कम होती है, इट्स ओके फॉर अस, हमारा लाइफ नॉर्मल रहेगा, तो लोग वो नॉर्मल लाइफ रखना पसंद करते हैं रादर देन कि एक्स्ट्रा एक उसके लिए केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट में कोई खास केयर करने की नीड नहीं है, एक सिंपल सा सीरम लगाना है, ठीक है। तो चॉइस अपनी अपनी होती है। अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा फुलनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, तो आप विग लगा लीजिए, अदरवाइज हेयर ट्रांसप्लांट इज वन ऑफ द सिंपल अच्छा प्रोसीजर है। बट आई गेस सर, जैसे आपने विग में बताया ना, तो आपको फील भी होते रहता होगा कि आपने कुछ लगा रखा है, क्योंकि वो पेस्ट है, पेस्टिंग है उस पर पूरा। यू कांट बिलीव, मेरे पास में विग मेरे जो ना डस्टबिन में फेंके जाते हैं लोग। आई डोंट वांट टू यूज़ डॉक्टर दिस, क्योंकि कि डॉक्टर अब ये मेरे से पॉसिबल नहीं है उसको बार बार यूज़ करना। और दूसरी बात है कि मैं रात को 12 बजे निकलना होता है, सबसे पहले मुझे कपड़े से पहले मुझे विग ढूंढना पड़ता है कि वेयर इज़ माई विग, और एवरी 3 मंथ्स 4 मंथ्स में मुझे जाना पड़ता है उसको सर्विस के लिए। हाँ। एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करा लीजिए, आपको ज़्यादा कुछ आने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ पेशेंट जो यूके यूएस बाहर रहते हैं, दे आर डिस्कसिंग ऑन द फोन कि डॉक्टर कौन सी मेडिसिन लगाना है, ओके, राइट। तो डिपेंड करता है मेरे हिसाब से, अगर एक कंफर्टेबल आप लाइफ जीना पसंद करते हैं तो यू कैन गो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। ठीक है। सर, हेयर गमीज़ भी मैंने सुना था कि कुछ आया है मार्केट में कि आप हेयर गमीज़ खा लो, ठीक है, तो आपके बाल जो है ना वो झड़ने रुक जाएंगे। अच्छा, बायोटीन की गमी की बात कर हाँ, रहे हो? मतलब वही। बायोटीन टेस्ट कराया कभी आपने? नहीं, कभी नहीं। नहीं कराया ना कभी? नहीं कराते हैं कोई भी। मैंने विटामिन B12 का टेस्ट कराया है, टेस्ट कराते हैं ना विटामिन B12 का। अब स्टाफ से पूछिए, सब ने टेस्ट करा रखा है, विटामिन B12 करा रखा है, D3 करा रखा है, फोलिक एसिड करा रखा है, राइट। आयरन कराते हैं हम टेस्ट, कराते हैं ना। कभी बायोटीन कराते हैं टेस्ट? आप ढंग से सर्च करना, गूगल पे सर्च करना कि जनरली देयर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ द बायोटीन इन अवर बॉडी, नहीं होती है। बायोटीन एक हल्का सा सप्लीमेंट की नीड होती है, जो जनरली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हम जो खाना खाते हैं ना उससे मिल जाती है, ठीक है। आपको अलग से गमे खाने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड, मुझे तभी तो कोई चीज़ अगर मार्केट में आ जाती है ना, तो फिर वो लोग है ना उसको ऐसे फैला देते हैं कि आपको लेनी ही पड़ती है फिर, क्योंकि आपका दिमाग उस तरह से होता है।
10-20% लोग भी अगर सोचते हैं इसके बारे में तो उनका तो काम चल जाता है। तो आप प्लीज़ इन मेडिकल कंडीशंस के अंदर आपको ऑनलाइन चीज़ें वगैरह यूज़ नहीं करनी है। एक कल्चर बन जाता है, तूने खाई क्या, हाँ, ये गमी देखा। आई है बहुत बढ़िया, तूने खाई क्या, हाँ, ये वो उसका फैशन बना देता है। वो फिर फोमो होने लगता है कि अगर मैंने नहीं खाई तो यार इसने तो खाई है, मैं कैसे बताऊंगा उसके बारे में, तो एक फोमो फील आ जाती है हाँ, इसमें। हाँ। मैंने देखा कि आजकल तो मैंने देखा कि इतने सारे मेडिसिन लेके आते हैं भर भर के, जो पॉइंट डिस्कशन का होता है तो होता ही नहीं है। वो बोलते हैं डॉक्टर इनमें से कौन से यूज़ करूँ? अरे ये क्यों खरीदे आपने इतने सारे? ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नॉट ओनली ऑन द स्किन, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट यू हैव, हेयर की प्रॉब्लम है Yes. या फिर मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, सॉल्यूशन उनको ढूंढने दीजिए। आप पढ़िए, जानिए, समझिए, वीडियोस देखिए, ठीक है, लेकिन डिसीजन मत लीजिए। आप अपने क्वेश्चंस लिख के जाइए। Yeah. मैं हमेशा मेरे अपने पेशेंट से बोलता हूँ कि आपने सारे क्वेश्चंस लिखिए, एक नहीं 100 क्वेश्चन लिख लीजिए आप। मैं आपको 1 बाय 1 आपको उनका आंसर बताऊंगा, लेकिन डोंट बाय द ऑनलाइन थिंग्स। एंड क्वेश्चंस लिखिए, उसके जवाब मत लिखिए। हाँ। गूगल पे जवाब भी ढूंढ लेते हैं जवाब वो। ढूंढ लेते हैं इस सवाल का जवाब सिर्फ गूगल ने और बताया ही उनको है। लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ। नो, यू आर नॉट स्मार्ट दैट मच। डॉक्टर इज मच स्मार्टर देन यू। राइट। ओके, ये मतलब क्योंकि उसने फील्ड में काम किया उसने, ठीक है, वो 5-10 साल 15 साल उसने लगाए हैं, एंड ही नोज दैट कि आपके लिए ठीक होगा। आपको सौंपना पड़ेगा उनको कि डॉक्टर मेरे लिए अच्छा करेगा। ऑब्वियसली। सर आपने भी इतने साल लगाए हैं फील्ड में, तो मुझे आपसे पूछना है, कोई एक ऐसा केस है जो आपको हमेशा याद रहता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी केस था जो आपने जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट किया और वो आपके बड़े करीब है दिल के? मैं 2 केस बताता हूँ, एक केस हेयर लॉस का और एक हेयर ट्रांसप्लांट का। ठीक है। सो हेयर लॉस का एक केस मेरे पास में आया था, एंड ही वाज कीपिंग अ कैप ऑन हिज हेड, और मेरे पास बोला कि डॉक्टर मेरा हेयर लॉस हो रहा है। इनफैक्ट उसका ज़्यादा हेयर लॉस नहीं था, बट जिसे मैंने रिमूव किया ना, इट वाज सो स्मेलिंग कि आप मानोगे नहीं कि जो दूसरे पेशेंट थे उनको बाहर जाना पड़ा कि इतना स्मेल कैसे आ रहा है सर से। सी वी आर द डॉक्टर्स, हम इस चीज़ को बिल्कुल वो नहीं ऑब्वियसली। करते। फिर मैंने पूछा उससे कि तुम क्या यूज़, फिर मैंने उनसे पूछा कि तुमने क्या यूज़ किया इसके ऊपर, कि डॉक्टर मैं ना एक वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाता हूँ जो कि मैं डायरेक्ट केरला से मंगवाता हूँ। ही वाज यूजिंग दैट फॉर 2 years विदाउट वॉशिंग द स्काल्प। मैंने उसको सीधा ओटी में लिया, मैंने कहा इसका ऑपरेशन करो पहले, आई वांट द क्लियर स्काल्प। बोला सर मैं वॉश कर लूँगा। मैंने कहा तुम वॉश करने वाले हो गए तो 2 साल पहले वॉश कर लेते उसको। मैंने को आधा घंटा लगाया, एंड आई जस्ट क्लीन्ड, जैसे हम सर्जिकल क्लीन करते हैं ना, वो क्लीन किया। इतना मोटा लेयर था उनका, ठीक है, और अंदर देखे तो बाल ठीक ठाक थे उनके। इट वाज नॉट ऐसे बिल्कुल क्लीन नहीं था उनको। मैंने बाल दिखाए, मैं कहा तुम्हारे पास बाल हैं ऑलरेडी, और अगर मैं 2 साल ट्रीटमेंट अच्छा लेता ना तो डबल आपके ग्रो कर जाते, ठीक है। और बड़ा अच्छे से काउंसलिंग किया उसका, और फिर फाइनली ही वाज लाइक उस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से बाहर निकला। दिस इज़ वा द केस जो मैं कभी नहीं भूल सकता, है ना। एंड ही इज़ ऑल्सो रिमेम्बरिंग मी कि डॉक्टर मुझे काफ़ी डांट दिया आपने। मैंने कहा डांटना आपके लिए है ना। एक आजकल जो प्रॉब्लम हो रही है वो है कि केसेस है ना, जैसे एग्जांपल कि वो कहीं ना कहीं करा लेते हैं ट्रांसप्लांट, वो सक्सेसफुल हो नहीं पाता है क्योंकि वो ऐसी जगह फंस जाते हैं कभी कभार, क्विक्स होते हैं ना, जैसे ट्रांसप्लांट ट्रेंड सर्जन नहीं होते हैं कहीं पर। सर इतने खुले हुए हैं। हाँ मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में मैं इतने देख लेता हूँ, हाँ हाँ समझ ही नहीं आता कि कौन से कराया जाए। और सबने फोटो लगा रखी होती है, आधा पहले बंदा जो होता है वो गंजा होता है, साइड में लगा रखे होते हैं बढ़िया घने बाल उसके तो लगता है ये वाला सही है। और छोटी छोटी दुकानें भी होती हैं, काफ़ी है, तो ये भी एक आई थिंक आपने जो पॉइंट बोला ना, कहाँ से आप करा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो बहुत जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर हो जाता है ना, तो उसको फिर रिपेयर करना बड़ा ही मुश्किल होता है। ओके, तो एक पर्सन आया था, क्योंकि उसके पास में बाल, देखो लिमिटेड बाल है ये वाले, अगर ये आपने लॉस्ट कर दिए और यहाँ पे नहीं उगे तो क्या करोगे फिर आप। तो उसको हमने काफ़ी उस पर काम किया, ठीक है, उनके, एंड ही वाज लाइक ही वांटेड काइंड ऑफ हेयर ऑन द स्काल्प। तो फिर हमने कुछ बाल यहाँ से निकाले, कुछ बियर्ड से निकाले, चेस्ट से निकाले, एब्डोमेन से निकाले। कैन यू बिलीव वी हैव टेकन फ्रॉम द थाइस, यहाँ से बाल निकाले, एंड कैसे ने मतलब मल्टीपल सिटिंग्स हुई उनकी। ओके, बट ही वाज अल्टीमेटली ही हैड हेयर ऑन द स्काल्प। तो हाथ और पैर के बाल भी काम आ जाते हैं, काम हो सकता है लिमिटेड, जहाँ भी बाल है वो मैं काम ये आ कहूँगा कि आपको जैसे इन जनरल जैसे कि 80-90% केसेस के अंदर तो क्या होता है कि हम पीछे से और बियर्ड से बाल निकाल लेते हैं। कभी कभी हमें चेस्ट से बाल निकालने होते हैं या फिर एब्डोमेन से, और यहाँ तक कि आई थिंक हमें जाना चाहिए। बाकी ठीक है, लगा सब निकाल सकते हैं, बट वो एक एक्सट्रीम हो जाता है, एक्सट्रीम इज़ नॉट गुड। सर फैमिली में जेनेटिक्स जो हैं वो भी मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरे ग्रैंडफादर जो है ना, उनके साथ ये सेम सीन था कि उनके आगे यहाँ पे पूरा बॉल्डनेस थी। मेरे जो चाचू हैं उन तक वो पहुँची, मेरे पापा में नहीं आई। अब आपने जैसे मुझे बोला कि मेरे जा रहे हैं, सो क्या ये भी एक फैक्टर है, और क्या मैं भी उस स्टेज पे पहुँच सकता हूँ? क्योंकि मेरे चाचू की बहुत अर्ली स्टेज में बॉल्डनेस आ गई 2025 में, तो अभी तक ना मेरे फादर या ना मुझ तक वो 100% पहुंची है। थोड़ा थोड़ा जैसे आपने बताया वो जा रहे हैं, तो क्या मैं भी इफेक्ट हो सकता है मुझे भी इस जेनेटिक का? देखिए क्या होता है कि जेनेटिक जो पार्ट होता है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ओके, हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स में हेयर फॉल ज़्यादा हो और आप में कम हो,
हेयर फॉल कितना होने वाला है, इसमें कुछ जीन्स होती है वो डिसाइड करती है। तो ये मान के चलिए रफली 200 लोकाइज होती है अलग अलग, वही बैठ के डिसाइड करते हैं कि कितना हेयर फॉल होने वाला है। 200, तो 200 के ओपिनियन कितने हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। राइट। तो एग्जांपल अगर एक कोई पर्सन है और उसके जैसे कोई कपल है, उसके 10 अलग अलग जैसे कि 10 बच्चे हैं उनके, तो उन 10 बच्चों में अलग अलग तरह का हेयर लॉस हो सकता है किसी के 20 साल में हो जाए, किसी के 30 साल में हो, किसी के 40 साल में हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के कोई ज़्यादा नहीं हो और ऑलमोस्ट एक अच्छी लाइफ निकाल ले, जैसे कि शाहरुख खान। हाँ। ठीक, अगर मैं कहूँगा अगर कि उनके एक अच्छे बाल हैं, अभी भी नेचुरल हेयर है, तो ही इज़ वेरी लकी ऑन दैट, एंड ऑब्वियसली इज़ टेकिंग केयर ऑफ द हेयर। तो केयर तो पार्ट है ही है, लेकिन थोड़ा लकी होना पड़ता है। और अगर दूसरे अगर हम देखें तो किसी का नाम लो आप। सर पहले मैं शाहरुख खान के बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि आपने उनका नाम लिया। शाहरुख खान की एक स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पर, जहाँ पर उन्होंने ये बोला कि मैं तो अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाता, मैं सिर्फ पानी से ही अपने बाल धोता हूँ और इस वजह से मेरे बाल ऐसे हैं। लेकिन सर ऐसे आपका नहीं पता, लेकिन हम तो ऐसे हैं कि साबुन में मिल जाए तो घिस लेते हैं। और ये मैं नहीं हूँ, ये ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो यही करते हैं। उनको शैम्पू बॉडी वॉश इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। उनका क्या, साबुन लिया पूरे शरीर में घिस लिया इंक्लूडिंग योर बाल। तो क्या दो चीज़ें यहाँ पर, पहली चीज़ तो क्या सिर्फ पानी से ही बाल धोने चाहिए, क्या शैम्पू का उसमें यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा जो ये बालों में साबुन लगा लेते हैं सीधा, उससे भी फर्क पड़ता है, ये दोनों के अगर आप आंसर दें। देखिए शाहरुख खान की बात करें तो ऑब्वियसली देखो जिस लाइफस्टाइल में रह रहा है, तो एक है ना थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि वो उन्होंने सिर्फ पानी से धोता होगा, है ना। डेफिनेटली इज टेकिंग केयर ऑफ काइंड ऑफ अ हेयर वेरी वेल, और उनका जो लुक है वो नो डाउट बहुत अच्छा लुक है। तो मैं ये कहूँगा कि एक इन जनरल केयर होना ज़रूरी है आपका, और एक जेंटल शैम्पू यूज़ किया जा सकता है, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ किया जा सकता है, जो इन जनरल आपके स्कल्प को क्लीन करने में हेल्प करेगा, साथ साथ आपके बालों को भी ख़राब नहीं होने देगा। राइट, फर्स्ट। सेकंड बात करें कि आपने साबुन यूज़ कर रहे हैं हम, अब साबुन जब तक वो केयर नहीं था, हमारे पास में अच्छी चीज़ें नहीं थी, तो डेफिनेटली हम यूज़ करते ही थे, है ना। लेकिन उसका जो मेन पर्पस था ना, वो था कि स्काल्प को क्लीन करना, हेयर केयर नहीं था। गॉट माई पॉइंट। स्काल्प अगर अच्छा क्लीन हो रहा है ना तो ठीक है, इट्स ओके, और हम बाल छोटे रख रहे हैं तो साबुन का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला। ओके। लेकिन हम बाल लंबे रखते हैं तो डेफिनेटली साबुन हमारे जो है हेयर को डैमेज करेगा। ओके, हमारी क्यूटिकल लेयर होती है तो वहाँ पे वो उसको डैमेज करेगा, और हेयर फॉल होने का, नॉट हेयर फॉल, हेयर डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो अगर आप लिमिट में करते हैं कोई चीज़ तो ठीक है, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता है, बाल अपने आप को फिर से रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन आप रोज़ घिस रहे हैं साबुन तो सर होने वाला है। आप मत समझिए इस चीज़ के लिए कि हमारा जो है वो बाल ख़राब नहीं होगा, पक्का ख़राब होगा। सर दो चीज़ें और बताइए मुझे कि वीक में कितनी बार बाल धोना सही है, और दूसरा कि जब भी आप बाल धो रहे हैं क्या उसमें आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, तो कितनी बार शैम्पू यूज़ करना भी सही है। ठीक है, देखिए इन जनरल क्या होता है, जैसे 16 से लेकर 25 ईयर्स के बीच में हमारे हेयर थोड़ा ऑयली होते हैं, स्काल्प ऑयली होता है, तो उस स्टेज में कहीं ना कहीं एंटी डेंड्रफ शैम्पू का हमें यूज़ करना पड़ता है ना। तो जनरली मैं कह सकता हूँ कि आपको सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन आपको एटलीस्ट शैम्पू से वॉश करना चाहिए। ठीक है। वो शैम्पू कौन सा होगा वो डिसाइड डॉक्टर कर सकता है आपके लिए। अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा डेंड्रफ है, ग्रीजी डेंड्रफ है, स्टिकी डेंड्रफ है, तो हो सकता है कि एंटी डेंड्रफ शैम्पू हम यूज़ करें, जो कि जनरली सल्फेट वाले होते हैं। और दूसरी तरफ कह सकते हैं कि अगर आपका स्काल्प ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली नहीं है, तो हो सकता है कि नॉन सल्फेट शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी सप्ताह में 3 दिन यूज़ कर सकते हैं। भाई एक्यूमुलेट तो हो ही रहा है ना, कहीं ना कहीं डर्ट तो इकट्ठा हो ही रहा है ना, तो उसको इतना इकट्ठा नहीं होने दे कि विजिबल हो जाए। क्यों? तो केयर की तो नीड रहती है। तो इन जनरल मैं कह सकता हूँ कि आपको सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ करना पड़ता है, डेंड्रफ ज़्यादा होता है तब, ओके, जो सप्ताह में 3 दिन यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज़ 3 दिन आप नॉर्मल या सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कर सकते हो अगर स्काल्प आपका ठीक है तो। ओके, तो करना चाहिए इन जनरल। ठीक है। सर आपने बोला कि आपको जो शैम्पू यूज़ करना है वो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें। सर यहाँ पर ऐसा चलता है, आप जब बाल कटवाने जाते हो आपको नहीं बताता है कि बालों में ये हाल हो गया, सर आपको एक शैम्पू बता रहा हूँ, ये वाला शैम्पू यूज़ कर लो, बाल बढ़िया हो जाएंगे। तो जितने भी हेयर ड्रेसर्स हैं, सैलून में आप जाते हैं, वहाँ पर आपको वही समझा देते हैं कि आपके बालों में ये कंडीशन है, अभी देखो ये रफ हो रहे हैं, यहाँ से टूट रहे हैं, आप ये वाला शैम्पू यूज़ करो। ठीक है। तो क्या उनकी बात भी माननी चाहिए, क्योंकि वो भी शायद सर्टिफाइड है बालों के लिए? देखिए कभी कभी कुछ ना कह सकते हैं कि प्रोफेशंस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, या अपने ब्रांड को ही प्रमोट करने के लिए जिसका उनके पास आया हुआ है वो हो सकता है। तो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल जैसे आपने बताया कि ठीक है, देखिए हेयर ड्रेसर का जो मेन काम होता है बाल काटना होता है, लेकिन वो दिन भर उसी चीज़ के आसपास रहता है ना, तो ही विल गिव सम काइंड ऑफ इनपुट टू यू, ओके, बट ही इज़ नॉट द राइट पर्सन। मैं आपको दूसरे तरीके बताता हूँ। एक ट्रेनर होता है, वो आपको डाइट के बारे में बताता है, विच इज़ नॉट गुड। एक जैसे उसका डाइटिशियन का काम होता है एक डाइट को बताना। आप ट्रेनर, डाइटिशियन और आप तीनों मिलके आपकी लाइफ के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में डिसाइड करते हैं। तो देखिए जो ट्रेनर होता है उसको नॉलेज होता है थोड़ा बहुत, बट ही इज़ नॉट द राइट पर्सन। राइट। सिमिलरली थोड़ा बहुत नॉलेज हो सकता है आपके
कटिंग करने वालों को, लेकिन ही इज़ नॉट राइट पर्सन। तो उसके बताए हुए शैम्पू ज़्यादा यूज़ मत करो। जनरली जैसे एग्जांपल कोई कंडीशन होती है तो आप एक बार बात कर लो बस डॉक्टर से, 6 महीने में एक बार मिल लीजिए, आपके लिए वो 6 महीने का प्लान कर देगा कि ठीक है आप ये यूज़ करते रहिए। अगर आपको लगता है कोई कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो फिर से मिल लीजिए, और क्या। डन है सर। सर कुछ मिथ्स हैं मेरे पास हाँ हाँ, जो यूजुअली घरों में बोले जाते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पर बात होती है इनके बारे में। मैं चाहता हूँ आप बता दें कि ये मिथ ही है, इसमें रियलिटी है। ठीक है सर, हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता है। हेयर ट्रांसप्लांट और ब्रेन का कोई रिलेशन नहीं होता है। हम स्किन पे काम कर रहे हैं। मुझे बताइए, अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो क्या हार्ट को इफेक्ट कर सकता है? नहीं ना। स्किन एक ऑर्गन है, ठीक है, और उस ऑर्गन का एक पार्ट है, नहीं स्किन एक ऑर्गन है और हेयर उसका एक पार्ट है। ओके, उसका इंटरनल ऑर्गन से कोई रिलेशन नहीं होता है। सो नो नीड टू वरी, कभी भी आपका हेयर ट्रांसप्लांट आपका ब्रेन को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है सर, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के कुछ महीनों तक आप सेक्स नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आफ्टर 2 वीक्स आप अपनी जो नॉर्मल लाइफ है वो रिज्यूम कर सकते हैं। आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है सर, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद आप हेलमेट्स नहीं पहन सकते? हेलमेट मैं ये कह सकता हूँ कि आप लिमिटेड पहन सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होना चाहिए। वो हल्का सा आपका हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर आप 6-8 घंटे लगातार हेलमेट पहनते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा केयर कीजिए। आधे घंटे बाद एक बार स्कल्प को क्लीन कर लीजिए। यू कैन यूज़ अ काइंड ऑफ ए रुमाल ऑन दैट एरिया, और ऐसा कोई हेलमेट यूज़ कीजिए जो थोड़ा एयरी हो, ठीक है, बस। अदरवाइज तो हेलमेट यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद आप बालों को धो नहीं सकते? बिल्कुल धोना है बालों को, अच्छे से क्लीन करना है। हाँ, ये ज़रूर है, कभी कभी डंडफ ज़्यादा बन जाता है। ओके, क्योंकि केयर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप अच्छा केयर कीजिए, अच्छा केयर करोगे तभी आपको कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे तभी जाके आपका हेयर का ग्रोथ अच्छा हो पाएगा। सर, बार बार जब आप बालों में से हाथ फेरते हो तो इससे भी कहते हैं कि बाल झड़ जाते हैं? ऐसा कभी नहीं होता। जो आपके फॉलिंग स्टेज वाले जो बाल होते हैं वही झड़ते हैं। एक होता है, उसको बोलते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। जैसे एग्जांपल, लेडीज़ बहुत टाइट बांधती है बालों को पीछे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रैक्शन की वजह से बाल चले जाते हैं, तो वो परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है। लेकिन इन जनरल अगर आप हम स्टाइल के लिए हाथ मारते हैं ना, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू कॉज एनी काइंड ऑफ इफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं आप कीजिए और कीजिए थोड़ा। ठीक है, कहते हैं सर हेयर ट्रांसप्लांट की मेडिकेशंस जो है वो लाइफ टाइम है, आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ेंगी एक बार करा लिया तो? अगर मेल पैटर्न बालनेस है, ओके, तो आपको मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी। अब लाइफ टाइम तो नहीं, लेकिन जब तक आपको अच्छे बाल चाहिए तब तक आपको यूज़ करनी पड़ेगी इन जनरल। ओके, क्योंकि हार्मोन का असर कभी भी जीरो नहीं होने वाला। काफ़ी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के लाइफ टाइम के मेडिसिन कैसे यूज़ करेंगे, इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। मुझे तो कोई एक शॉर्ट का कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताइए कि जिससे मेरा हेयर ग्रोथ भी हो जाए और बाल भी नहीं गिरे, और बाल भी नहीं झड़े मेरे। तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, अलग अलग तरह की डिजीज़ होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ एक क्रोनिक कंडीशन है और उसके लिए हमें दवाई यूज़ करनी पड़ती है हमेशा। कोई ये जाके बोलता है कि डायबिटीज़ के लिए कि मुझे बस 6 महीने दवाई दे दो और मेरा डायबिटीज़ ठीक हो जाना चाहिए, नहीं हो पाता है, क्योंकि क्रोनिक कंडीशन है। उसी तरह से आपका मेल पैटर्न बालनेस भी क्रोनिक कंडीशन है और आपको मेडिसिन यूज़ करना पड़ेगा जब तक आपको अच्छे बाल चाहिए। अब तक डायबिटीज़ में तो कंपलसरी है मेडिसिन यूज़ करना, लेकिन हेयर में नहीं है। जैसे एक अच्छी एज होने के बाद में, 50 के बाद में, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, तो मेरे फादर तो कभी बिलीव नहीं करते कि मुझे बाल नहीं है, कि जैसे वैसे अच्छा हूँ मैं, तो मेरे लिए बाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और 50 के बाद में, एक एज के बाद में, बाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका आपकी पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट करती है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट सर, हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, 1-2 साल के बाद बाल आ भी गए, उसके बाद अगर आपके गर्लफ्रेंड से लड़ाई होती है और वो आपके बाल खींच देती है तो बाल आपके हाथ में आ जाएंगे उसके, ऐसा होता है? इसको बोलते हैं कि हाँ, थोड़ा डैमेज कर सकती है। ट्रैक्शनल एलोपेशिया हो सकता है थोड़ा सा, बट इन जनरल क्या होता है कि हेयर थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप देखा होगा कि एकदम से पूरे नहीं निकलते, तो जो निकलने वाला पार्ट है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं टीलोजन वाला हेयर ही होगा, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। बट ठीक है, अगर ऐसे पकड़ लिया और कि ठीक है आपको ये बोलना चाहिए कि गर्लफ्रेंड को समझाओ कि लड़ाई ना करे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर, कहते हैं कि एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया तो आपको एसी में ही रहना पड़ेगा, अगर स्वेटिंग हुई तो वो भी डैमेज करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। एक बार आपके बाल उगने के बाद में वो बाल बिल्कुल नॉर्मल बाल हैं आपके, सो कभी भी आपको इस तरह का डैमेज नहीं होने वाला। ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप ऑयलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ऑयलिंग ज़्यादा नहीं करें। ऑयलिंग आप मतलब कि 6-8 महीने के बाद में कीजिए, पहले मत कीजिए आप इन जनरल, क्योंकि आपको बाल ग्रो होते रहते हैं आपके, ठीक है, तो पूरा ग्रो होने दीजिए। उसके बाद में वही वंस इन अ वीक यू कैन डू द ऑयलिंग। और ऐसा नहीं कि ऑयल आपको हमेशा या रात भर रखना है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स करते हैं ना, रात भर रखते हैं, सुबह वॉश करते हैं, नीड नहीं उतनी। आप सुबह, जैसे संडे के दिन आप सुबह वॉश कर लीजिए, सुबह हल्का सा ऑयल लगा लीजिए और थोड़ा चम्पी दे लीजिए और उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। ठीक है सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप अल्कोहल नहीं पी सकते?
मैं ये कहूँगा कि 2 सप्ताह पहले और 2 सप्ताह बाद तक आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। ओके। बट इन जनरल देखिए बताऊँ आपको, अगर आप लुक की बात करते हैं, अगर आपने इतना एक स्पेंड किया है, टाइम स्पेंड किया है, अपना मनी स्पेंड किया है, तो आपको मैं कहूँगा कि आपको बालों को बचाने के लिए इन चीज़ों का थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इनडायरेक्टली आपके बालों पे ही इम्पेक्ट करता है। अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, आपकी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करती है। सर ओवरऑल भी अगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसको बोलते हैं हम एपिजेनेटिक पार्ट, है ना। इसमें क्या होता है कि आपका जो जीन का पार्ट होता है ना, उस पर कभी कभार आपकी लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, जिनमें ये सारी चीज़ें शामिल है, आपकी लाइफस्टाइल, आप खाना पीना आपका, आप अल्कोहल, आपके स्मोकिंग पार्ट, एवरीथिंग। सर एक पीआरपी थेरेपी है जिसके बारे में मैंने पढ़ा, तो अगर मुझे आप थोड़ा सा समझा पाएँ कि ये पीआरपी थेरेपी क्या होती है। राइट। देखिए क्या होता है, अगर हमारा हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा होता है या फिर एबनॉर्मल हेयरफॉल होता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस ढूंढते हैं। उनमें से एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है आपका पीआरपी थेरेपी, जिसमें क्या करते हैं कि हम अपने जो ब्लड होता है ना, उसमें से एक ग्रोथ फैक्टर होता है, उसको हम सेपरेट करके बालों की रूट्स में लगाते हैं। ओके। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है, नॉट द प्राइमरी ट्रीटमेंट। काफ़ी बार मेरे पास में आता है डॉक्टर पीआरपी थेरेपी करवाना है, अगेन दैट इज़ नॉट राइट। ओके, पहले बताइए डॉक्टर ये प्रॉब्लम है। अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि पीआरपी थेरेपी किया जा सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, तभी करवाना है। तो ब्लड हम लेते हैं, ब्लड लेने के बाद उसको स्पिन करते हैं और उसमें से एक ग्रोथ फैक्टर होते हैं, वो सेपरेट कर लेते हैं। तब तक हम नमिंग क्रीम लगा लेते हैं। उसके बाद छोटी छोटी प्रिक करके या फिर एक डर्मा रोलर होता है, उससे हम बालों की रूट्स के अंदर आपका वो ब्लड, आपका ही ब्लड जिसमें कि ग्रोथ फैक्टर होता है, इंजेक्ट करते हैं। महीने में एक बार ये थेरेपी होता है और जनरली माना जाता है कि 4-5 थेरेपी सफिशिएंट होता है और एक अच्छी स्टेज के लिए आप कह सकते हैं, और एक अच्छी स्टेज तक आपको ग्रोथ को करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन साथ साथ आपको मेडिसिन भी यूज़ करना पड़ता है। तो ये माना जाता है कि पीआरपी थेरेपी प्लस मेडिसिन का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा माना जाता है बचाए किसी सिंगल थेरेपी। तो एक तरह का कह सकते हैं कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपका ये, ठीक है। ओके, दैट कैन बी प्लान। एक और चीज़ है जीएफसी थेरेपी, नया आया, तो उसको कह सकते हैं कि एडवांस पीआरपी, जिसमें क्या होता है कि जो सेपरेशन का जो पोर्शन होता है ना, वो किसी न किसी एंजाइम के थ्रू होता है। ओके, जिसमें क्या करते हैं कि प्लेटलेट्स को बर्स्ट करके उसको एक्टिवेट करके ग्रोथ फैक्टर सेपरेट कर लेते हैं और वो इंजेक्ट करते हैं। तो दोनों प्रोसेस सेम ही होते हैं, लेकिन एक मैन्युअल प्रोसेस होता है और एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, राइट। बट हाँ, दोनों का इफेक्ट बहुत अच्छा माना जाता है। राइट। सर ये भी देखा गया है कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हों या फिर क्रिकेटर्स हों या और भी नॉन पर्सनैलिटीज़ जो हैं, वो भी हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। बिल्कुल। जबकि ऑब्वियसली अगर मैं मानता हूँ आपको कैमरा फेस करना है तो बात अलग है, बट अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो वहाँ भी एक इनसिक्योरिटी रहती है। जैसे मैं बात करूँ क्रिकेटर में मोहम्मद शामी, रविश शास्त्री, इनके भी नाम है जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी काफ़ी सारे हैं, राजपाल यादव रिसेंटली अभी हमने देखा, वो भी उन्होंने भी करवाया है। सो वो लोग भी इस चीज़ को क्यों ऑप्ट कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली देखिए उनके लिए, जैसे मैंने बताया कि लुक ही सब कुछ है उनके लिए। अगर उनको लगता है कि थोड़ा सा भी रिसीड हो रहा है तो डेफिनेटली वो कैमरे में काफ़ी विजिबल होता है। ओके, और लोग उनको नोटिस करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि उस चीज़ में वो लोग हैं ना उनको देखे, है ना, और एक अच्छे लुक में देखना पसंद करते हैं। तो नो डाउट वो हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे। और आजकल तो इन जनरल में बताऊँ कि हर कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराता है। लाइक थोड़ा सा भी उनको लगता है, हल्का फील होता है, तो दे कैन डू हेयर ट्रांसप्लांट। एंड पहले क्या होता था कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सर्जन नहीं मिलते थे, ट्रेनिंग नहीं थी, पता नहीं था। आजकल काफ़ी मीडिया के अंदर है और यूट्यूब पे काफ़ी आपको कंटेंट मिल जाता है देखने में, तो ऑलमोस्ट कन्विंस होकर आ जाते हैं कि डॉक्टर मुझे लगता है कि मेरा हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा है और मैं हेयर ट्रांसप्लांट के शायद लायक हूँ अभी, ठीक है। तो वो है, और इंडिया में काफ़ी ट्रेंड डॉक्टर हैं अब, तो नो डाउट ईजी अप्रोच हो गया है, कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गया है। सो इन दैट वे एवरीबडी दे आर डूइंग द हेयर ट्रांसप्लांट। राइट। सर आपने बात करी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की, अक्षय खन्ना का नाम याद आया मुझे। हाँ। अक्षय खन्ना ने क्यों नहीं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया? उनका तो आगे से पूरा ऐसे गायब है। राइट। तो उनका केस में क्या लगता है आपको? मुझे लगता है, देखिए क्या होता है कि मुझे लगता है कि उनके केस के अंदर शायद डोनर एरिया कम हुआ होगा। एज आई टोल्ड यू दैट इस एरिया को कवर करने के लिए हमारे पास में रफली मान के चलिए कि एटलीस्ट 30-40,000 बाल की नीड होती है, जो हो सकता है कि उनके नहीं हो। और ओबियसली जो एक सेलिब्रिटी है तो उसको कवर करने के लिए या तो उनको पूरा कवर करवाना है या फिर नहीं करवाना है ना। तो इसलिए शायद उन्होंने लगा होगा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए, या फिर किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। और जिसने भी जैसे भी डिस्कस किया होगा, जिस डॉक्टर से डिस्कस किया होगा, नो डाउट उन्होंने एक अच्छा सजेस्ट किया होगा कि भाई आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हमें लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट से मुझे क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता। राइट। ओके, तो अगर इस लिमिटेशन में रहते हैं ना तो डेफिनेटली, और जो डॉक्टर आपको बताते हैं ना तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो हेयर ट्रांसप्लांट, जैसे कि अक्षय खन्ना ने अपने डॉक्टर की बात मानी कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए क्योंकि आपके लिए सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा या फिर लिमिटेड हो पाएगा, जैसे एग्जांपल अगर मेरे पास में नीड तो मुझे 30,000 की है बट मेरे पास 15,000 है ग्राफ्ट,
तो यहाँ से निकाल के फ्रंट में लगा सकते हैं, तो हो सकता है कि हमें पार्शियली लुक मिल जाए। कभी कभी पीछे नहीं होता है तो इट्स ओके। तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना होता है कि भाई मुझे थोड़ा ही मिल पाएगा, ओके, और मेरा लुक रिस्टोर हो पाएगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जितना कवर हो पाए उतना कवर कर दीजिए मेरा, बाकी हम बाद में देखेंगे, इट्स ओके फॉर मी, ओके। Right. तो उस लिमिटेशन को पहचानना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। ओके सर, अगर मैं आपकी बात करूं, ऑब्वियसली आपने इतना काम किया है, सो कितने साल हो गए आपको सर ये करते हुए? मैं 2010 में डर्मेटोलॉजी में आया था, तो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए मुझे। अच्छा, और कितने आपने अभी तक कर लिए होंगे हेयर ट्रांसप्लांट? अभी तक बात करें तो रफली मान के चलेगी, मैं 2 जगह हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ, दिल्ली और चेन्नई करता हूँ। यस। तो सच बताऊँ, मैं शुरू में गिनता था कि मैंने कितने ट्रांसप्लांट किए हैं, मेरे पास गिनती होती थी। बट अब तो ये है कि मेरा किसी में 10% पार्ट होता है, किसी में 50% होता है, किसी में 100% होता है। तो मोर देन लाइक 5000 हेयर ट्रांसप्लांट आई हैव डन, और मैनी पीपल, डिफरेंट पीपल, कि एक ही पर्सन के कभी बार 2 बार 3 बार करना पड़ता है। जी। तो इसे काउंट नहीं है इन जनरल, ओके, क्योंकि टीम काफ़ी बड़ी है हमारे पास में। जैसे चेन्नई है तो वहाँ पे ऑलरेडी 4 डॉक्टर हैं हमारे पास में, यहाँ पे ऑलमोस्ट 4-5 डॉक्टर हैं। तो डेली कम से कम 1 या 2 हेयर ट्रांसप्लांट होता है, और पिछले 4-5 सालों से तो हम ज़्यादा कर रहे हैं। उससे पहले कह सकते थे कि काउंट वाला पार्ट था। तो ठीक है, इट्स ओके दैट वी आर डूइंग आवर बेस्ट। सर इतने सारे लोगों को कॉन्फिडेंस दे चुके हैं आप, मैं तो ये कहूँगा। नहीं, नो डाउट, कॉन्फिडेंस तो बहुत होता है। मैंने देखा कि काफ़ी बार, अभी कल की बात है, मेरे पास में एक पर्सन आए थे एंड ही वाज टेलिंग डॉक्टर, उसकी मदर आई थी बेसिकली। मदर आई, बोला कि ये तो बेड से उठता ही नहीं है, एंड लाइक ही इज़ कुछ काम नहीं करता है, एंड ही इज़ थिंकिंग दैट आई वांट टू बी ए पायलट इन फ्यूचर। ही इज़ अराउंड 24 के आसपास था, और उनका डिग्री ख़त्म होने वाली थी। डॉक्टर, ये इस तरह से रहेगा तो फिर तो क्या पायलट बनेगा, क्या लाइफ में कर पाएगा। तो दोनों आए एक बार, ठीक है। तो जब मैंने पूछा कि डॉक्टर मेरे तो बाल बिल्कुल नहीं है और मैं तो ऐसे पायलट नहीं बनूंगा, कल वो वापस आया लड़का। ही वाज लाइक कि डॉक्टर, आई हैव नाउ हेयर एंड आई एम गोइंग टू अफ्रीका फॉर पायलट ट्रेनिंग नाउ। ठीक है। तो ये चीज़ें कभी कहीं, देखो हेयर ट्रांसप्लांट ठीक है हर कोई करता है, लेकिन ये जो स्टोरीज होती है ये आपको और बूस्ट करती है कि नो, यू आर डूइंग द बेस्ट। तो कभी कभी ये जो कॉस्ट वाला पार्ट है कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाता है, और इनसे हेयर ट्रांसप्लांट वालों से इतने लिंक बन जाते हैं ना, इनसे दोस्ती बन जाती है, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं आपके साथ में। एग्जैक्टली सर। हाँ, और उनको लगता है कि डॉक्टर मुझे आपने एक नई लाइफ दी है, और वो पर्सन हमेशा हर महीने आते रहते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट 9 घंटे का होता है रोहन, तो 9 घंटे में सारी बातें कर लेते हैं। आगे है ना? देखिए, हाँ उनको हम प्रॉपर एनेस्थीसिया दिया नहीं हुआ, लोकल एनेस्थीसिया, बातों करी बातें करनी, उनको बातें करवानी है। आ, उनको कौन सा हेयर ट्रांसप्लांट मतलब हेयर ट्रांसप्लांट उनको थोड़ी करना है, मुझे करना है। वो पीछे ऐसे लगता है जैसे कि थोड़े से कुछ, जैसे कुछ मसाज कर रहे हैं। ओके। ओके, एंड उनसे बातें पूछते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, ताकि उनका टाइम पास हो जाता है, वो सर्जरी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचे। राइट। हाँ सर इंडिया में एवरेज कॉस्टिंग क्या है, अगर मैं बात करूँ एक ब्रैकेट? हाँ, कॉस्टिंग लेकर काफ़ी बात मेरे पास में, हाँ कॉस्टिंग को लेकर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है मेरे पास में कि डॉक्टर कॉस्ट क्या है ट्रांसप्लांट का। तो देखिए रोहन, कॉस्ट अलग अलग हो सकता है, ओके, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए किसी डॉक्टर को। मेरे पास में काफ़ी मैसेज आते हैं कि डॉक्टर क्या कॉस्ट है आपके हेयर ट्रांसप्लांट का, ओके। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट राइट अप्रोच। सबसे पहले आप जाइए, मिलिए कि ये डॉक्टर मेरे करने वाले हैं, और एक कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा क्लिनिक है इनका, और क्या ये वास्तव में मेरा केयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपको केयर पे फोकस करना है, आपको इस बात पे फोकस करना है कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। राइट। आप किसी पर्सन को सौंप रहे हैं, ठीक है, तो ही इज़ राइट और नॉट, ओके। तो एक पहले डिग्री चेक कीजिए, उसके बाद उनका काम देखिए डॉक्टर का कि हाँ ये डिग्री है, डॉक्टर तो जेन्युइन है, ओके। पता चला अभी तो डॉक्टर है लेकिन बाद में वो तो फ्रॉड निकला, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छा आपका अप्रोच होना चाहिए, सिंपल अप्रोच हो। सबसे पहले डिग्री देख लीजिए, एंड येस ही इज़ डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट रेगुलरली। वहाँ गए और उसके कुछ रिजल्ट मंगवा लीजिए, और पहले ये देखो कि मुझे इस तरह का रिजल्ट पसंद है, ओके, आई वांट दैट काइंड ऑफ ए रिजल्ट। अब जाके आप, हाँ, ऐसे 4-5 डॉक्टर चूज़ कर लीजिए आप। उसके बाद 1 बाय 1 डॉक्टर पास जाइए कि हाँ आपको इस तरह का रिजल्ट सबसे कम कॉस्ट में कौन दे रहा है, राइट। इन जनरल, ओके। और देखिए कॉस्ट अलग तरह की होती है, अलग अलग तरह की होती है। डॉक्टर की फ़ीस क्या होती है, ट्रेंड स्टाफ किस तरह का उन्होंने बना रखा है, अपना सेटअप बना रखा है, क्योंकि सेटअप के पीछे सबसे बड़ी बात होती है आपकी सेफ्टी, ओके, कि हर चीज़, हर इंस्ट्रूमेंट अच्छे से यूज़ हो रहा है Obviously. और वो इन्फेक्शन नहीं होने देगा आपको। और एक होता है बैकअप, बाई चांस खुदा न खास्ता कुछ नहीं हो, बाई चांस खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो एक केयर होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो आप हमेशा कॉस्ट के पीछे मत भागिए, आप पहले डॉक्टर चूज़ कीजिए, ही इज़ अ राइट पर्सन फॉर मी। आप 6 महीने बाद करा लीजिए हेयर ट्रांसप्लांट, आप 1 साल बाद हेयर ट्रांसप्लांट करा लीजिए कि लगता है कि ये कॉस्ट पे मेरे आ जाएंगे, ओके। या फिर आप EMI ऑप्शन रख लीजिए, ओके। तो जहाँ पर आपका मन बने ना वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉस्ट इन जनरल मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, एक 1 लाख के आसपास है, मिड रेंज का आपका जो है हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है जनरली।
फिर काफ़ी फैक्टर्स आते हैं कि डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट कितना है, Right. ठीक है। जैसे मैं बताऊं, अभी जैसे 2024 है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है लाइक 80,000 से लेके 3 लाख 3.5 लाख के बीच में वेरी करता है, डिफरेंट। वैसे वो कितने ग्राफ यूज़ हो रहे हैं, कितना हाँ, आपका, कितना हो रहा है, कितना टेक्निक यूज़ हो रही है, कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है, कौन से डॉक्टर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे मेरा टाइम कितना हो रहा है, तो मेरे टाइम के हिसाब से मेरी फीस है। ओके, अगर कोई मॉर्निंग टू इवनिंग मेरा टाइम लेना चाहता हो तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा Obviously. होगी। हाँ, बट इन जनरल मैं बताऊँ आपको कि ठीक है, आपका डॉक्टर ऐसे चूज़ करना चाहिए। ओके, एंड यही सही तरीका है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का। राइट। सर महिलाएं भी कराती हैं हेयर ट्रांसप्लांट? बिल्कुल बिल्कुल। हेयर ट्रांसप्लांट देखिए, फीमेल में क्या होता है, जो फीमेल हेयर लॉस होता है ना, थोड़ा अलग तरह का होता है। हमारे तो क्या कि बाल ऐसे रिसीड करते हैं, यहाँ पहले हैं, फिर यहाँ चले जाते हैं, फिर यहाँ चले जाते हैं, तो अलग अलग ग्रेडिंग में होता है। फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में क्या होता है कि हेयर लाइन वहीं रहती है आपकी, लेकिन ये वाले बाल थिनिंग हो जाते हैं बालों की, प्लस ये वाले बाल धीरे धीरे कम होना शुरू होते हैं। तो ये वाला पार्ट कह सकते हैं कि थिन आउट, और ये पार्टनिंग थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो जाती है। ओके। लेकिन हेयर लाइन जनरली रिसीड नहीं करती है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक फिलिंग करना होता है। अब किसी का जेनेटिक कुछ पार्ट होता है कि डॉक्टर मेरा हेयर लाइन के ऊपर है, तो हेयर लाइन बनाई जा सकती है उनके लिए, बट वो केस थोड़े कम आते हैं। तो हमें क्या होता है कि जैसे कि 50-60 के आसपास, जनरली 40 के आसपास आपका हेयर लॉस जनरली मेरे पास फीमेल्स आती है। बट हाँ, जिनको लगता है कि हेयर लॉस ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली दे कैन डू हेयर ट्रांसप्लांट इन एनी एज। 25 के बाद तो कराइए आप, बट ज़रूर आते हैं। तो सर फीमेल्स में क्या देखा गया है मेन रीज़न जिनकी वजह से उनको हेयर लॉस होता है? हाँ, देखिए फीमेल्स में भी यही कॉज होते हैं जो हम मेल में देखते हैं, बट इन जनरल जो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है ना, वो थोड़ा डिलेड होता है। जैसे मेल में तो क्या होता है, रिसीड करते करते 25-30 के आसपास आपका हेयर लॉस एक विजिबल हो जाता है, पर इन जनरल फीमेल में नहीं होता उतना। ओके, लेकिन दूसरे फैक्टर्स जैसे मैंने बताया, एपिजेनेटिक फैक्टर, स्ट्रेस वाला पार्ट ज़्यादा होता है फीमेल्स के अंदर, डेफिशिएंसीज वेरी कॉमन। ओके, विटामिन B12, D3, फोलिक एसिड, आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होती है फीमेल्स के अंदर, जो ज़्यादा हेयर लॉस कर सकती है। ओके, और हेयर डैमेज का पार्ट भी आपका फीमेल में ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ कलरिंग, स्ट्रेटनिंग, सम कर हीटिंग की वजह से होता many है, kind of, मैनी काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, तो उसकी वजह से होने का चांसेस रहता है, राइट। तो इन जनरल अगर बात करें हेयर ट्रांसप्लांट की, तो हेयर ट्रांसप्लांट जनरली फीमेल्स के अंदर थोड़ा कम होता है व्हेन कंपेयर टू द मेल्स। ओके। सर एक चीज़ मुझे और जाननी थी कि मैंने देखा है मूवीज़ में और कई जगह ऐसे बात करते हुए कि अगर आपको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस है लाइक शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, तो इन केसेस में भी आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते? ऐसा नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि आपका कोई भी अगर मेडिकल कंडीशन है आपका, तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। मतलब आपकी जो रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। ओके, अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो आप करा सकते हैं ट्रांसप्लांट। जैसे किसी को शुगर बहुत ज़्यादा है, तो आप 130-140 के आसपास ले आइए और उसको स्टेबल कर लीजिए, एंड यू कैन प्लान फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। हाँ, उसमें यह है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा, पहली बात। सेकेंड है कि आपको एक सही टाइम का वेट करना पड़ेगा। ओके, आप स्टेबल हैं, बिल्कुल ठीक है, और शुगर आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा। ओके, बट यस, एनी काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशन जहाँ लगता है वो स्टेबल है, अंडर कंट्रोल है, हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। बाकी जो डिसीजन होता है वो डॉक्टर का होता है उसमें। सर लॉन्डे हेयर वैक्स जो लगाते हैं, हाँ हाँ, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? ड्राई वैक्स आता है, वेट जेल आता है। वैक्स लगाने से कह सकते हैं कि आपका जो है वो हेयर डैमेज हो सकता है, हेयर फॉल ज़्यादा नहीं होगा, जनरली नहीं होता। बिकॉज वैक्स क्या होता है कि आपके स्काल्प के ऊपर कभी कभार इरिटेट कर सकता है, बट दैट विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ हेयर फॉल। हेयर फॉल एक इंटरनल कंडीशन है। अगर आप कुछ कमी है आपके बॉडी के अंदर, कुछ जैसे मैंने बताया स्ट्रेस का पार्ट है, डिफिशियंसी है, वो ज़्यादा हेयर लॉस कर सकता है। लेकिन हेयर डैमेज का पार्ट कभी कभार हो सकता है आपकी वैक्सिंग से, बट हेयर फॉल नहीं होगा उससे? हेयर फॉल नहीं होगा ज़्यादा। हेयर डैमेज होता है तो हम काट लेंगे बाल, वापस नए बाल आ जाएंगे। सर लोग बोलते हैं दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, इसके चलते भी लोगों के बाल जो है वो झड़ रहे हैं, क्योंकि आपके इतना आप डस्ट ले रहे हो, इनटेक है, बालों में भी जाती है वो इनडायरेक्टली आपके हेयर लॉस कर सकती है, नॉट डायरेक्टली। देखो, हेयर डैमेज पार्ट हो सकता है आपका कि ऐसा कोई केमिकल आपके हेयर के ऊपर जा रहा है जो कि आपकी क्यूटिकल को डैमेज कर रहा है, होने का चांसेस रहता है हेयर डैमेज। बट इन जनरल जिस लाइफस्टाइल में रह रहे हैं हम, ठीक है, अगेन मैं बात करूँगा एपिजेनेटिक का पार्ट, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को, आपके एज को, आपके स्किन की एज को, हेयर की एज को इम्पेक्ट कर रहा है। ओके, तो जो अच्छे जगह रह रहे हैं हमसे, वो उनके अच्छे बाल भी हैं, उनके अच्छी स्किन भी हैं, और अच्छा लाइफ भी ले रहे हैं। पहाड़ों में चलते हैं सर, पहाड़े चलो छोड़ो सब ये, अच्छी हवा, अच्छा खाना, Definitely, बाल भी सही रहेंगे, स्किन भी सही रहेगी। नो डाउट। मैं गांव जाता हूँ ना, मान के चलिए कि मेरा स्ट्रेस लेवल है ना, सिर्फ मतलब 1% रह जाता है ना। अदरवाइज आप दिल्ली में रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक आपका थ्रेशोल्ड है ना स्ट्रेस का, कहीं ना कहीं यहाँ रहता है। दिन भर आप काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, आपको सोचने को मजबूर कर देते हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली वो स्ट्रेस से भी जाते ही हैं बाल, बिल्कुल जाते हैं स्ट्रेस। कुछ भी कर लो इनडायरेक्टली बाल जाते ही हैं। हाँ,
जाते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं। जाने भी चाहिए सर, तभी मतलब आपका भी नहीं नहीं, मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि प्रिवेंटिव पार्ट हमेशा होना चाहिए। Obviously, sir. आप देखना कि कभी कभार ऐसा होता है जैसे कोई एक पर्सन आता है, जैसे कोई लेडीज़ होती है, साथ में जेंट्स मेट्स होता है, तो मेरा केयर का पार्ट कहीं ना कहीं हमेशा रहता है। एक पॉइंट मैं ज़रूर बोल देता हूँ उसके बारे में, चाहे मेरे से वो कंसल्टेशन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, कि सर आप बालों के लिए क्या कर रहे हैं। उनका हमेशा रहता है कि डॉक्टर अभी तो कुछ नहीं कर रहा, मैंने कहा बाल जा रहे हैं आपके, कोई बात नहीं, आपसे हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेंगे। दिस इज़ नॉट राइट अप्रोच। आप अपने बालों के ऊपर थोड़ा बहुत काम कीजिए, ओके, दिस इज़ ऑलवेज गुड। नॉट ओनली मेडिकेशंस पार्ट, मेडिटेशन कीजिए, आप केयर कीजिए, अच्छी लाइफस्टाइल लीजिए, खाना पीना रखिए आप, राइट, है ना। व्हाई नॉट, वी कैन इम्प्रूव द, वी कैन सेव द हेयर्स। एग्जैक्टली। सर, जितने लोग देख रहे हैं इस टाइम पर, व्हाट विल बी योर पीस ऑफ एडवाइस टू देम, कि क्या समझाना चाहेंगे आप उन्हें एज अ डॉक्टर कि अपने हेयर का कैसे वो ध्यान रखें, कैसे वो एक अच्छे हेयर ग्रोथ कर सकते हैं, और अगर उनके हेयर जा रहे हैं तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए। व्हाट विल बी योर फाइनल पीस ऑफ एडवाइस। मैं ये कहूँगा कि आपको ज्ञान लेना चाहिए सबसे पहले, ओके। ज्ञान मतलब आपको, ठीक है, यू कैन जस्ट रीड एवरीथिंग, यू कैन जस्ट हैव काइंड ऑफ गुड नॉलेज, नो डाउट, नॉलेज बेस्ट होता है। और काफ़ी बार मेरे लिए बड़ा इजी होता है, क्योंकि मैंने वीडियो बना रखे हैं यूट्यूब पे, तो मेरे लिए काफ़ी इजी होता है उनको एक्सप्लेन करना, ओके। तो आप नॉलेज लीजिए सबसे पहले, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो ठीक है, देन यू हैव टू गो फॉर अ राइट पर्सन, और आपका राइट प्रेजेंटेशन होना चाहिए। सारे क्वेश्चन अपने लिख लीजिए वन बाय वन, कि ये क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन है ना। उसके बाद में आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, ओके। आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, जो आपने सुना है, सारे बात आप डॉक्टर से बात कीजिए, सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए। अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि आपके 10% बाल बचा सकते हैं, तो प्लीज़ बिलीव हिम। और आपको कोई बोलता है कि मैं 80% बाल बचा लूँगा, डोंट बिलीव हिम, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डॉक्टर आपको जानता है कि आपके कितने बाल बचाए जा सकते हैं आपके, ओके। एंड यस, ऐसी कोई कंडीशन जो क्रॉनिक कंडीशन है, आपको इस चीज़ में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मेडिसिन यूज़ करना पड़ेगा। और ये भी बात है, कभी कभार हमें थोड़ा लकी होना पड़ता है, कि हमारे जीन्स बहुत अच्छे होने ज़रूरी है ना, तभी जाके हम बाल बचा पाते हैं। ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, जादुई मेडिसिन नहीं है, जो आपको सुनने में आया होगा कहीं पर कि ये तो डॉक्टर को नहीं पता और ये तो हमें पता चला पहली बार। ऐसा कोई दवाई नहीं होता है, ओके। तो किसी जादू में बिलीव मत कीजिए, है ना, हमेशा रिसर्च पे बिलीव कीजिए, यस, और डॉक्टर के टच में रहिए, ओके। और डॉक्टर जो भी सजेस्ट करे, यू जस्ट एक्सेप्ट इट। क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, आपके होने चाहिए क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे आप उतने क्लियर होंगे माइंड से, या, ओके। और अपने डॉक्टर बिलीव कीजिए, एंड जैसे वो कहते हैं उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर जंगीत, आप हमारे शो पर आए, एंड आई थिंक जितनी बात आपसे हुई वो हमने एवरीडे चीज़ों को कवर किया, जो लोग हर रोज़ फेस भी करते हैं और सोचते भी हैं उनके बारे में। एंड मेरे काफ़ी सारे मिस क्लियर हो गए, और कुछ पता भी चल गया कि मैं ग्रेड 2 और ग्रेड 3 पे आ गया हूँ। अभी आपका ट्रीटमेंट करते हैं, मैं आता हूँ आपसे अपॉइंटमेंट बुक मोस्ट करके। मोस्ट वेलकम, मोस्ट बट वेलकम। सर, अगेन थैंक यू सो मच, एंड वी ऑल होप कि वी विल हैव यू अगेन, और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई थिंक हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए, बट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी और हैं जो हम जिसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम ज़रूर बात करेंगे, और कोई क्वेश्चन वगैरह होता है किसी भी पर्सन का, तो दे कैन कमेंट अस, है ना, हम कोशिश करते हैं कि उनको रिप्लाई करें, है ना। यस, एंड थैंक यू सो मच रोहन फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।